ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Thank you, Hassan. Let's start with the introduction of a new professions forum. Everyone knows of that we have been organizing these types of profession development events for promotion of our profession development of our members and service to the society. A new professions forum का मकसद मैं बयान कर दूं आपके सामने. A new professions forum is a network of over 800 professionals, predominantly the chartered accountants. The core activities of a new professions forum include these types of seminars and the talent placement. Till today, we have placed over 100 professionals on different organizations at the key positions, and almost we have arranged till today 40 plus events like this. So this is one of those events, and on behalf of the new professions forum, I would invite now the session moderator, Mr. Ahmed Raza Parekh, to come on the stage, and let's start the discussion. Thank you. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत? नरेटिव ऑन पाकिस्तान इकनॉमी, बेसिकली ये टाइटल हमने आज सेमिनार का रखा। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, और करंट अगर हम पाकिस्तान इकनॉमी की बात करें तो हम बड़े चैलेंजिंग मोड पर इस वक्त खड़े हुए हैं। तो आज के सेमिनार में जो स्पेशल डिस्कशन हम कराएंगे ना, जो अपने एक्सपीरियंस पैनलिस्ट है, उसमें क्या ब्रॉड एरियाज जो हम कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं। हम पाकिस्तान की इकनॉमी की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना इस वक्त के, कि हमारी हमेशा पॉलिसीज जो शॉर्ट टर्म होती हैं उस पर एक क्रिटिकल असेसमेंट पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो करंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो तसलसल चलता हुआ आ रहा है, और जब से करंट जो पॉलिटिकल हुकूमत आई है इसके बाद से जो उन्होंने चेंजेस की, तो वो किस तरफ हमें ले जा रही हैं एज एन कंट्री, हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो रीसेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स आई है स्पेशली, उस पर भी एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। और आखिर में हम किस तरह हम अपने फिस्कल डेफिसिट को मिनिमाइज कर सकें। देखिए, ख़त्म करने की बात तो शायद कोई आइडियल सिनेरियो में कर सकता है, कीपिंग इन व्यू द रियलिस्टिक मेजर्स विच वी कैन टेक, विच हमारी आवर गवर्नमेंट कैन टेक टू मिटिगेट द डेफिसिट लेवल। तो बिफोर आई स्टार्ट विद माई स्पीकर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंगेज करना चाहूँगा, और कोई मुझे ऑडियंस में से बताए पाकिस्तान इकोनॉमी की कोई 3 स्ट्रेंथ्स बता दे। स्ट्रेंथ्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, एनीबडी? इतनी आवाम मायूस कौन क्यों है? जी हसन भाई, कैन यू प्लीज शेयर द माइक? Foreign remittance is a strength of our Pakistan economy, as we have a very large chunk of foreign remittances received or during the. ठीक है, एक ये हो गई। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली हमारे जो लोग बाहर
अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट में वो फॉरेन रेमिटेंस अपनी फैमिलीज को यहाँ पे रिपेट्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली फॉरेन रेमिटेंस आती है, जो कि गुड साइन होता है इकोनॉमी के। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें या इस वक्त जो हमारी करेंसी की पोजीशन है, लोग परेशान है कि यार ये 153 पर कैसे आ गया, तो बेसिकली उसमें जो मेजर चंक है वो फॉरेन रेमिटेंसेस का है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने या लास्ट 2 मंथ से काफ़ी अच्छी आ रही हैं, क्योंकि बेसिकली रमज़ान का एक हमारा एक ओकेजन आ रहा है, तो उस वजह से लोग फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी को रेमिट कर रहे हैं जी। इसके अलावा सेकंड, इंपोर्ट बैरियर्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको सर? जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई हुई हैं इसलिए। ठीक है, तो मेरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या हुई है? तो बेसिकली मेरा पॉलिसी टूल है कि मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे इतना डेफिसिट बढ़ गया सर इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस मतलब सरप्लस हो गया ना करंट। नहीं, सरप्लस कैसे होगा? देखें बेसिकली ये तो मेरा एक नेगेटिव साइन था कि इंपोर्ट मेरी इतनी बढ़ गई थी कि मजबूरन मुझे ये स्टेप लेना पड़ा और मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई। मेरी अपनी इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है जो अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट की हुई है मेरी इकोनॉमी को? फॉर एग्जांपल जी सर, कैन यू प्लीज शेयर द माइक? Pakistan is self-sufficient in his labor because the labor in Pakistan is very low in cost as compared to other countries. एग्जैक्टली, दैट्स बेसिकली करेक्ट कि हमारे पास हमारी जो इंडस्ट्री है ना, हमारी जो इकोनॉमी है वो लेबर इंटेंसिव है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारे पास लेबर इन अबंडेंस है कि हम अपनी लेबर को बाहर बेचते हैं और वो बाहर भी फॉरेन इनकम जनरेट करती है। थर्ड वन, लास्ट कोई बताए मुझे? एनीबडी? मतलब लोग बड़े मायूस लग रहे हैं मुझे कि हमारी इकोनॉमी में कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह इस पे भी हम अपने स्पीकर से भी राय लेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव कितना ब्रॉड है पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, बहुत सारे वैसे तो हैं स्ट्रेंथ पाकिस्तान इकोनॉमी की। इस वक्त जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी वो यूथ है। जो हमारा यूथ है वो आई थिंक 40 to 50% यूथ पर डाउन डेवलप बेस करी हमारी पॉपुलेशन। तो यूथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमी को बूम दे रहा है और देने वाला है। हमारी यूथ को अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इसके अलावा भी हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास हाइडल पावर के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये करंट गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर, 2-3 डैम्स बन रहे हैं बहुत बड़े बड़े, एक वो है। दूसरा हमारे पास एयर कॉरिडोर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से पूरी हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रूट मैप्स हैं, जो सी पैक जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पास जो डीप सी पोर्ट है गवादर है, इस तरह के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं हमारे पास। ठीक है। सेकंड, हमारे पास जो एक दूसरा जो हम एस्पेक्ट देख सकते हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर कि हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही, आप समझ लें कि उसके लाइफस्टाइल बहुत अभी लो है, तो उसमें इतना एक्सपेंस नहीं करते वो लोग। बहुत बड़ा फैक्टर जो कि अब शायद चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती जा रही है। हमारी सीनियर्स जितने भी हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं वो बहुत फोकस करते हैं सेविंग्स के ऊपर। ऑल्दो उसका मीडियम हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो ब्लैक इकोनॉमी के अंदर सेव करते हैं या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वो बहुत बड़ा अच्छा मास फैक्टर है। ठीक है, थैंक यू। ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव हमने गुफ्तगू की ताकि हम थोड़ी सी स्टार्ट हमने ले लिया। अब मैं अपने एक्सपीरियंस पैनलिस्ट को इनवाइट करूंगा। पहले मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो CFO हैं एक्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज में। ही इज़ ACC क्वालिफाइड विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशली वेरी वर्सटाइल इन पावर सेक्टर एंड FMCG। मेरी मुराद मिस्टर फरहान इकबाल। सर प्लीज हैव ऑन बोर्ड, बिग हैंड ऑफ अपलॉज मिस्टर फरहान साहब। सर सेकंड, मेरे जो स्पीकर जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो मेंबर हैं, एसोसिएट मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट पाकिस्तान। ही इज़ द टैक्स एक्सपर्ट एंड द पार्टनर ऑफ R&Co चार्ट अकाउंटेंट मिस्टर फारूक। अ बिग हैंड ऑफ लॉ मिस्टर फारूक। थैंक यू सर। Third one is a very dynamic business leader. He has a very vast business experience, especially in modern entrepreneurship and technology. मेरी मुराद मिस्टर इस्माइल इब्राहिम साहब। सर प्लीज हैव ऑन बोर्ड। सो लेट्स टेकिंग दी स्टार्ट। इंशाल्लाह हम इनसे बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे और जो मैंने बेसिकली स्टार्ट में बताया कि बेसिकली फोकस एरियाज हमारे जो होंगे वो न्यू अमेंडमेंट्स के बारे में होंगे, करंट फिस्कल
मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो फिस्कल डेफिसिट हमें तंग कर रहा है और आगे के मामला, और स्पेशली हम उस पर भी बात करेंगे कि जो IMF की कंडीशंस हैं इस वक्त और किस तरह आगे का बजट हम देख रहे हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। फरहान साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि अभी जो गवर्नमेंट ने मिड ऑफ द, बहुत करीब थे हम बजट के, और गवर्नमेंट ने न्यू अमेंडमेंट्स के नाम से एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जो कि गालिबन 90 डेज में असेंबली से भी पास हो ही जाएगा। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि बेसिकली ये न्यू अमेंडमेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या मकासद को हासिल करने के लिए इनको लाया गया, और इसके पीछे क्या हमारी मजबूरियां थी जिस वजह से हमने ये इम्प्लीमेंट किया। और आखिरी में ये भी बताइएगा कि किस तरह ये एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस को ये अफेक्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि बेसिकली इस वक्त हम एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने के ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अनूर प्रोफेशनल फोरम की मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मदऊ करने का, और आपको, आपकी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, सिर्फ इस सेमिनार के लिए नहीं जो माजी में भी आपने अचीवमेंट्स हासिल की उसके लिए। कमिंग टू द क्वेश्चन, IMF की जो शराइत थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का से एक देरीना मुतालबा था। ये IMF का 22वां प्रोग्राम नेगोशिएट हो रहा था। इससे पहले ये काफ़ी अरसे से, तकरीबन पिछले 10 सालों से IMF इन एग्जाम्शंस को विड्रॉ करने की बातें इनसे कर रहा था। इस दफ़ा प्लान ये था कि जो है फाइनेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट्स लाई जाएंगी, या फिर अभी जो है असेंबली सेशन में आएगी तो एक बिल पेश करके इसको जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो होगी वो 1 जुलाई से होगी। लेकिन असेंबली सेशन में नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत ये ले आए। और क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की वजह से हुआ ये कि ये इमीडिएटली इफ़ेक्टिव हो गया। अब हुकूमत के ऊपर है कि वो 90 दिन के अंदर जो है इसको पार्लियामेंट में पेश करके और इससे एसेंट लेकर इसको जो है वो अप्रूव करवाए। और कहने में यही आ रहा है कि 1 जुलाई से ही ये सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव होंगी। अच्छा, रही बात जो इसमें इन्होंने चेंजेस की हैं, तो सेकंड शेड्यूल जो मशहूर ज़माना एग्जामिशंस के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक एग्जामिशन के लिए, एक रिडक्शन इन टैक्स रेट्स के लिए, एक टैक्स क्रेडिट्स के लिए, इसमें इन्होंने मेजर चेंजेस कर दी हैं। मेजर चेंजेस करके सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें ओमिट करी हैं, काफ़ी क्लॉजेज इन्होंने ओमिट किए हैं, और जिसकी वजह से एग्जामिशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जो एक बॉल पार्क फिगर है जो बताया जा रहा है कि 140 बिलियन रुपीस की जो है ना एग्जामिशंस थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, और ये सब IMF के कहने पे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि करा ये इन्होंने कि जो पुराने लोग हैं बहुत सी जगहों पे इन्होंने कि जो लोग कंटिन्यू थे एग्जामिशंस ले रहे थे तो उनके लिए तो वो एग्जामिशंस रखी हैं, लेकिन जो अब नए बिजनेसेस आएंगे कुछ जुलाई 2021 से, कुछ जुलाई 2022 से, कुछ 2023 से जाकर, तो उनके ऊपर वो अप्लाई होंगे। तो इसकी वजह से ये है कि जो नए लोग हैं वो शायद आने से कतराएं, क्योंकि सीधी सी बात है जो कंपटीशन होगा वो मैच वो नहीं कर पाएंगे। इसमें इन्होंने IPP की भी एग्जामिशंस ख़त्म कर दी हैं। इन लोगों ने इस दफ़ा जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की भी एग्जामिशंस ख़त्म कर दी है, PCB की एग्जामिशन ख़त्म की है। प्राइवेट इक्विटी फ़ंड में जो प्राइवेट इक्विटी फ़ंड को शेयर्स सेल किए जाते थे उस पे जो CGT होती थी वो भी उन्होंने उसको वापस 10% से जो है वो नॉर्मल रेट पे ले आए। और शरिया कंप्लाइंट जो लिस्टेड कंपनीज थी उस पे जो है 2% का रिबेट था, जो सॉरी रिबेट तो नहीं था, टैक्स रिडक्शन थी, उसको भी ख़त्म करके उसको नॉर्मल रेट पे लेकर आए। तो ये सब मिलाकर तकरीबन जैसे मैंने बताया 140 बिलियन के जो है ना वो टैक्स एग्जाम्पशंस विड्रॉ कर ली हैं। और इसकी वजह से होगा ये कि क्योंकि हमारे यहाँ पे एक हुकूमतों का प्रॉब्लम ही यही होता है कि जब काम करना होता है वो करते नहीं, और जो है वो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म चीज़ें देख के जो है वो अपने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि ये पूरा बर्डन एक साथ आ गया है हमारे ऊपर, और मजबूरन इनको ये बात माननी पड़ी। अब नेगोशिएशन टीम ने क्या बात की क्या नहीं की इस पे तो हम बात करने के मतलब अहल नहीं है, क्योंकि हम उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल इसकी वजह से होगा ये कि मैं समझता हूँ कि आगे जाकर जो है वो महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी,
और ग्रोथ भी मुतासर होगी। अच्छा फरहान भाई, आपका जो मेन एक्सपोजर रहा वो पावर के हवाले से रहा। इस वक्त मीडिया टॉक शोज में कल और परसों यही गुफ्तगू चल रही थी कि रेट्स काफ़ी बढ़ गए इलेक्ट्रिसिटी के। क्या समझते हैं कि क्योंकि बेसिकली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये नज़र आता है कि लोगों को सही पिक्चर ही नहीं पता होती। अब जैसे स्टेट बैंक की भी इंशाल्लाह बात करेंगे फारूक भाई से, तो अब एक इन्फॉर्मेशन अगर आती है, एक लॉ आता है, तो इसकी क्लियर पिक्चर तो किसी को पता ही नहीं होती, बस मीडिया जो बता रहा होता है आवाम उसी के पीछे चल पड़ती है। तो इसके क्या रूट कॉज हैं? अभी जो रेट्स बढ़ रहे हैं, आया वो पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है या हमारी अपनी इकोनॉमी की कुछ ऐसे मेजर्स नहीं लिए गए टाइमली जिस वजह से ये सारे मामला तो हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत बढ़ रहा है? साथ ही साथ ये बताइएगा कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसका इंटरप्रेन्योरशिप पे क्या फ़र्क पड़ेगा और छोटे इन्वेस्टर्स के क्या उसमें? SBP अमेंडमेंट टैक्स लॉ की बेसिकली अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ है इसके बढ़ने की बेसिक वजह आप नेपरा की वेबसाइट पे चले जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की नहीं बल्कि जनरेशन कंपनी का टैरिफ जो है बेस टैरिफ उठा कर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसमें आप देख लीजिए उनका इंडेक्सेशन मैकेनिज़्म क्या है, उससे आपको समझ आ जाएगी कि जो है ये क्यों बढ़ जाता है। बेसिक सी बात है ये। US CPI पाक CPI से लिंक होता है, डॉलर से लिंक होती हैं चीज़ें। जब बेस फ्यूल भी बढ़ता है तो ये बढ़ जाती हैं। फिर दूसरी बात ये कि हुकूमतें जो हैं वो टाइम पे इंडेक्सेशन जो है इनकी अप्रूव नहीं करती, जिसकी वजह से वो सर्कुलर डेब्ट भी होता है। ये जब अभी जो इन्होंने की हैं ये पिछले माजी की है, अगर हम इसको चेक करेंगे ये कब की हैं तो ये पीछे की होंगी जो ये अब इंडेक्सेशन कर रहे हैं। अगर ये टाइम पे भी करते तो शायद इतना जो है वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और जो है उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह आपकी बढ़ती नहीं। लेकिन बहरहाल ये हमेशा से हुकूमत की आदत है कि जब तक, बल्कि ये शायद हमारी कौम की भी आदत है कि जब तक डंडा नहीं होता, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होती तो तब तक जो है मामलात आगे नहीं बढ़ते। रही बात अमेंडमेंट की, जो टैक्स अमेंडमेंट्स हुई हैं, देखें मैंने आपको कहा कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब लाजमी है अब, क्योंकि ये जो है यहाँ पे फिर पास ऑन जो है वो जनरल पब्लिक पे ही होती है सारी चीज़ें, और इसकी वजह से इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें इन्होंने कुछ जो है वो इंडस्ट्रियल कंपनीज़ की अंडरटेकिंग्स की एग्जेम्पशंस भी ख़त्म की हैं, उनका टैक्स क्रेडिट रिजीम में ले आए, तो उस वजह से जो है वो ये सब पास ऑन तो होगा ही। अच्छा, आपने अभी बात की कि ये डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई जिस वजह से ये इम्पेक्ट आया, तो क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपनाई है डॉलर को कि उसको फ्लोटिंग रेट पे कर दिया है, यानी डिमांड एंड सप्लाई डॉलर का मुतय्यन कर रहे हैं, इसी तरह बैंकिंग सिस्टम भी पूरा उसी हिसाब से ही डॉलर की सेल परचेज कर रहा है, तो क्या आप समझते हैं ये 168 तक डॉलर गया था और इसके बाद ये 153 पर आ गया, तो ये बेनिफिट कन्वर्ट होकर पावर में क्या ये पास आउट होगा आवाम को? जी, अभी असल में इंडेक्सेशन ये करंट रेट्स पे अभी तक हुई नहीं होगी। ठीक है, ये जब होगी इंडेक्सेशन तो उस वक्त जो है ये ज़रूर इसके जो है ना बेनिफिट्स आएंगे। तो फिर लेकिन ये अभी बीच में इन्होंने एक अमेंडमेंट की है कि हुकूमत जो है वो इसमें थोड़ा सा जो है वो नेपरा को रोक भी सकती है, तो इसकी वजह से होगा ये। वैसे नेपरा को तो ये ऑटोनोमस ही कहते हैं, लेकिन इनकी जंग चलती रहती है। अब बात यह है कि IPPs के साथ इन्होंने नेगोशिएशन भी की है टैरिफ कम करने की। सवाल सबसे बड़ा था, अगर मुझे नहीं पता आप लोगों ने टैरिफ हियरिंग किसी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया हो कि नहीं, उसमें सबसे बड़ा सवाल हर आदमी का यही था कि भाई ये आप ये टैरिफ जो आप रिडक्शंस करवा रहे हैं तो क्या ये रिडक्शंस जो हैं वो पब्लिक को पास ऑन होंगी कि नहीं। अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ही इसका नोटिफिकेशन निकालती है, नेपरा तो बस सिर्फ बता देती है कि ये टैरिफ है एक। तो अब ये हुकूमत के ऊपर है, और जहाँ तक खबरें आ रही थी मीडिया में ही हमने पढ़ा कि हुकूमत का इरादा नहीं है, वो चाह रहे हैं कि जो पिछला सर्कुलर डेट है वो इससे क्लियर हो जाए। अच्छा, मूविंग टुवर्ड मिस्टर फारूक सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड-19 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी स्कीम्स कॉरपोरेट को और बिजनेसमैन को ऐसी, जिसके अंदर मैं मोटी मोटी रिहर्स कर देता हूँ, जैसे उन्होंने डेफरमेंट ऑफ द लोन्स 1 साल के लिए कॉरपोरेट कल्चर को दिया, टर्फ की एक स्कीम दी जिसके अंदर उन्होंने लोकल बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आप बाहर से इंपोर्ट करके लाएं और फैक्ट्री सेटल करें तो आपको 1% पे बेसिकली वो लोन दिया।
इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी, LTTF के रेट को उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और ख़ास तौर पे इंटरेस्ट रेट को 7% पे उन्होंने लॉक किया हुआ है अभी तक। आप क्या समझते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में जिस तरह गवर्नमेंट ने रिटेलिएट किया अपनी पॉलिसीज़ के साथ, अपने स्टेप्स के साथ, क्या किस हद तक ये इन स्टेप्स लेने से कामयाब रही और एंटरप्रेन्योरशिप को बचाया उन्होंने, और कहाँ पर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को वो स्टेप ज़रूर लेना चाहिए था कोविड-19 के अंदर और गवर्नमेंट ना ले पाई, जिस वजह से हम अभी तक ग्रोथ इंडेक्स पे नहीं आ पा रहे? थैंक यू सबसे पहले तो अहमद साहब फॉर थैंकिंग फॉर हैविंग मी ओवर। स्टेप्स आपने जैसे बताए, गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक जॉइंटली दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप्स जो कि मेरी नज़र में मैं और अ लॉट ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वर ड्यूली सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। काफ़ी स्टेप्स इसमें लिए गए। आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के हवाले से पॉलिसी रेट जो है हमारा, उसके हवाले से उन्होंने उसको कट डाउन किया फ्रॉम 13.25 टू 7%, और ऐसे ही फिर काफ़ी उसके अलावा भी इन्होंने स्टेप्स लिए। ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट का हमें पता है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो रियल स्टेट सेक्टर की इंसेंटिव स्कीम थी वो लॉन्च की। उसमें भी उसकी फंडामेंटल जो वजह थी वो यही थी, जो कि जो सेक्टर है वो ख़ुद भी यही क्लेम करता है कि तकरीबन 40 ऐसी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रियल स्टेट सेक्टर के साथ अफिलिएटेड हैं। तो इफ़ेक्टिवली जब आप रियल स्टेट सेक्टर को कोई फैसिलिटेशन देते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं, तो आप उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। इसमें स्टील भी है, इसमें सीमेंट भी है, इसमें फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी आ जाता है, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्मॉल मीडियम साइज अगर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं, और लार्ज साइज इंडस्ट्रीज़। तो इफ़ेक्टिवली ऐसा उन्होंने जब मेजर लिया तो ये एक ओवरऑल एक पूरा एक इकॉनमी को उन्होंने स्टिमुलेट किया। फिर स्टेट बैंक के आपने कई बताया हमें, ऐसे ही फॉर एग्जांपल वी आल्सो सॉ कि उन्होंने जो फ्यूल की प्राइसेस थी उसमें सिग्निफिकेंटली कट डाउन कर दिया। अच्छा, जब वो उन्होंने बताया था कि ओवरऑल 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो पैकेज है उसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जब वो फ्यूल रिडक्शन उन्होंने प्राइस में की तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी ले लिया। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जब उन्होंने इस किस्म का कैश फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अच्छा जो डेली लेबरर्स हैं, जो बड़ी लो इनकम फैमिलीज़ हैं, उन्हें हम कैश प्रोवाइड कर देते हैं डायरेक्टली उनके घरों तक, या फॉर एग्जांपल हमारे जो सेंटर्स हैं तो वो सारी उस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल जो हमारा कंटेंशन है वो ये कि एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान डू आई फील कि ये क्या सफिशेंट फैसिलिटेशन थी, नहीं थी, क्या ये टाइमली एक्शन था या नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आई वुड से यस, ये बड़ा अपनी कैपेसिटी से हम बहुत आगे जाके, क्योंकि हमारा देखें ना बजट ओवरऑल कलेक्शन ही जो है वो हम टारगेट सेट करते हैं 7 ट्रिलियन, फॉर एग्जांपल हमें आ जाता है 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन रुपीज़। उसमें से भी अगर आप एक बड़ा 20% लेट से चंक आप ये इंसेंटिव्स के अंदर दे देते हैं तो ये हमारी अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे जाके हमने ऑलरेडी काम किया है। और एक अल्लाह का शुक्र ये भी है कि एक इनफेक्टिवनेस भी कहें, लेकिन जो भी हमारे लॉकडाउन मेजर्स पार्शल हमने किए आगे पीछे जो भी, उससे ओवरऑल हमारी इकॉनमी को फ़ायदा ही हुआ है। अगर हम 100% लॉकडाउन कर देते, जैसे फॉर एग्जांपल वुहान में था या ऐसे कुछ और सिटीज़ में था, तो दैट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली कैटास्ट्रोफिक फॉर अस। तो ये कुछ हमारे अगर मेजर्स कम रहे तो इसका ओवरऑल जो है वो हमारी इकॉनमी को फ़ायदा ही मिला है। एक अलबत्ता आई फील कि पाकिस्तान की इकॉनमी में तकरीबन 30% चंक जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो SMEs का है। तकरीबन 32 लाख SMEs हैं पाकिस्तान में, उनको फैसिलिटेट करने के लिए राइट अवे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मेजर नहीं लिया गया। ऑल्दो स्टेट बैंक ने ऐसा ज़रूर किया कि जो फाइनेंसिंग होती है SMEs को, उसका जो लिमिट होता था उसे इंक्रीज़ करके 180 मिलियन पे ले गए इंडेफिनेटली। लेकिन अगेन हाउ मेनी SMEs एक्सेस दैट फाइनेंस? आपको पता है SMEs के अपने पे चैलेंजेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अगर आपको फाइनेंसिंग लेनी है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप कोलैटरल कितना आप उसको दे सकते हैं जो हमारे स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, एंड देन अगेन अ लॉट ऑफ अदर एसोसिएटेड इशूज एज वेल। तो स्टेट बैंक ने अपनी जगह एक मेजर्स लिए तो सही, लेकिन SMEs असल जो हमारा चंक है जो कि बड़ा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू द GDP ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मेजर मेरी नज़र में नहीं लिया गया। अच्छा फारूक भाई, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब, अब हम्माद अजहर साहब, क्या लग रहा है ऐसा क्या इशू है कि इतनी ज़्यादा रोटेशन हो रही है, और अब क्या समझते हैं कि जो पॉलिसी मेजर लिए जा रहे हैं
वो फिर किस तरह कंसिस्टेंट होंगे जब इतनी फ्रीक्वेंट रोटेशन के साथ इतना इम्पोर्टेंट बंदा चेंज होगा? और इस वक्त जब से प्रेजेंट हुकूमत ने बेसिकली चार्ज संभाला है, जब से लेकर आपको क्या लगता है कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, मतलब क्या करना चाह रहे हैं जिसको वो कर नहीं पा रहे हैं? क्या रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आ रही हैं कि ये हम इकोनॉमी के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं? अहमद साहब, वी ऑल नो वेरी वेल ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये शायद पाकिस्तान की सबसे मुश्किल मिनिस्ट्री है। प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो कांटों का ताज होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर ही होता है। तो मेरा तो ख्याल है जब भी चेंज होता है तो सीक्रेटली दे ऑल से थैंक यू, और बड़ा जो है ना वो रिलीफ कंसर्न्ड मिनिस्टर्स के दिल में आता है कि ये कंटिन्यूस स्क्रूटनी से हम आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल जस्ट अ पार्ट, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी इज़ ऑलवेज एन इशू इन आवर कंट्री। जो इवन जो आप देखें जो डिफरेंट हुकूमत के निज़ाम है उसमें, अब यहाँ बैठ के मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डेमोक्रेसी से हटना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक ब्रॉडर अगर हम डिस्कशन करें तो चाइना इस चीज़ को बड़ी अपनी स्ट्रेंथ बताता है कि हमें हमारे कंट्री में आपको हमेशा पॉलिसी कंसिस्टेंसी मिलेगी। आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से आएँ, आप हमारी डिफेंस पॉलिसी लें, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी लें, सो यू वुड ऑलवेज फाइंड a larger policy consistency in such countries and economies। फिर आप हमारे कंट्री में आएँ या आप इवन फॉर एग्जांपल यूएस में चले जाएं, वहाँ भी जब सीनियर लीडरशिप चेंज होती है तो पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। सो पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी इज़ ऑलवेज टू बी एक्सपेक्टेड इन डेमोक्रेसीज। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है। नाउ एक दफ़ा आपने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस जब सेट कर दी हैं, नाउ इट इज़ ऑन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री कि वो ये कंसिस्टेंसी के अंदर जो है वो इंश्योर करें। लेकिन ऑब्वियसली अगेन हम हमेशा जो है वो वी ऑलवेज कीप चेंजिंग विद द चेंजिंग विंड्स, तो इनकन्सिस्टेंसी इज़ टू बी एक्सपेक्टेड और ये गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट करें कि आएगी। थैंक यू फारूक भाई। मूव टू इस्माइल इब्राहिम साहब। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि करंट टैक्सेशन सिस्टम की बात करें पाकिस्तान के अंदर तो उस पर तकरीबन 18-20% हमारी जो टैक्स की रिकवरी हो रही है वो इनकम टैक्स से हो रही है। इसी तरह यही रेशो तकरीबन सेल्स टैक्स का है और बाकी अदर एवेन्यूज़ हैं। रिसेंटली में देखा शब्बर साहब आए, एक पूरा एक चैलेंजिंग टास्क उन्हें दिया गया और फिर बदकिस्मती से वो बेसिकली हमें नज़र नहीं आया कि कोई सक्सेसफुल उसमें अचीवमेंट हुई और वो साइड लाइन हो गए। इसके बाद अब जो भी मामला हमने देखे FBR के, आप क्या समझते हैं करंट हमारा टैक्सेशन सिस्टम का इशू सबसे बड़ा क्या है और फिस्कल जो हमारा टैक्स नेट है उसको बढ़ाने के लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तमाम अहबाब भी जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए और अन्नूर प्रोफेशन की टीम भी और ख़ुसूसन सैलानी वेलफेयर भी जिन्होंने अपनी ये स्पेस हमें प्रोवाइड किया। सर बुनियादी बात सबसे बड़ी यही है, दुनिया के अंदर अगर आप देखें, एक मिनट सॉरी, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कोई भी मुल्क जो चल रहा होता है वो अपने टैक्स के निज़ाम पे चल रहा है। आज के इस दौर के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस को जब आप सामने लेते हैं और जो बजट आपके सामने सालाना बुनियादों पे आता है, अव्वल तो कौम सालाना बुनियादों पे टैक्स को देख ही नहीं रही थी हो क्या रहा है पूरे टैक्स के सिस्टम के अंदर। जैसे अभी भाई ने बात की कि रियल इस्टेट के सेक्टर को इंसेंटिव दिया गया, उससे मुताल्लिक और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन क्या पूरी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको ये इंसेंटिव मिलेगा? तो जवाब यकीनन नहीं की सूरत में होगा। यानी एक सेक्टर की हालत ये है कि आप ब्लैक मनी ले आएँ या कोई सी भी मनी ले आएँ, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारा का सारा ला के सर्कुलेट कर लीजिए। और दूसरी तरफ जो बाकी की इंडस्ट्री है उनमें से किसी के साथ किसी किस्म की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के 2020 और 2021 के बजट की पोजीशन को देखिए। सबसे पहले ये तय कर लिया गया कि हमने खर्चे करने हैं, ठीक है जी, हर घर के अंदर। मुल्क नॉर्मली अगर आप गौर करेंगे उसको, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लेके चले जाएं तो एक घर उसी अंदाज में एक मुल्क चल रहा होता है, आमदनी होती है और खर्चे होते हैं। अगर मैं घर को कर्ज लेके चलाता रहूं तो एक वक्त आएगा कि घर गिरवी होकर के जो घर के अफराद हैं वो बाहर चले जाएंगे। यही हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। 2020 और 21 का जो बजट रखा गया कि भाई हमने खर्चे करने, कितने करने, आमदनी हो या नहीं हो, हमने खर्चे करने, कितने करने, 8.785 ट्रिलियन का खर्चा करना है।
8,785 अरब रुपए हमने खर्चा करना है 2020 के अंदर और 2021 के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद आपने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, वो कितनी करनी है? तो उसको रखा गया कि भाई हमारी जो आमदनी के ज़राए हमारे पास अभी मौजूद हैं और उससे जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। याद रखिएगा, जो खर्च करना है वो कन्फर्म है, वो बढ़ तो सकता है, घट नहीं सकता। मिसाल के तौर पे चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उस सूरत में आपका जो बजट है वो आगे चला जाएगा। सेम इसको अपने घर का बजट समझ लीजिए। आपने सोचा था भाई कि इतना गोश्त होगा, इतने कपड़े होंगे, इतना बिजली का बिल होगा, मेहमान आ गए तो रेट बढ़ गया। इसी तरीके से आपकी किसी भी चीज़ की कीमत है वो बढ़ी तो उसके नतीजे में आपके घर के बजट के अंदर फ़र्क आया। इसी तरीके से मुल्क का बजट जो कि 8.78 ट्रिलियन रखा गया था, ये बढ़ तो सकता है, घट नहीं सकता। आमदनी रखी गई थी कितनी? 6.78 ट्रिलियन, कि भाई ये हमने यानी 6,789 अरब रुपए हमने कलेक्ट करने। इसमें एक मज़े की बात ये देखिए, NFC अवार्ड की सूरत में जो कि हमारे ऊपर एक तरमीम की सूरत में मुसल्लत कर दी गई है, कौम मज़े में है, उसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। सूबे 2,196 अरब विफाक से लेके चले जाते हैं। हर सूबा बोलता है भाई NFC अवार्ड से मेरा हिस्सा दे दीजिए, और ये आप जाने, आपकी आमदनी जाने, आपके ज़राए जाने। तो जो 6.78 ट्रिलियन यानी 6,780 अरब रुपए की आमदनी थी, उसमें से 2,170 तो लेके चले गए सूबे। अब विफाक के पास क्या बचा? विफाक का पिछले साल का 4,190 अरब रुपए का खसारे का बजट है। आप बताइए, आप सोचिए कि हमारा बजट ही यानी टोटल 8.7 ट्रिलियन और 4.2 ट्रिलियन, ये बजट हमारा खसारे का है। खसारे से मुराद क्या? हमने कर्ज लेना है, जिनसे कर्ज लेंगे उनको अदायगी भी करनी होगी। फिर इस पे मज़े की बात ये देखिए कि जो टोटल बजट रखा गया था, इसके अंदर से जो पिछले साल का सूद था और जो उस कर्ज लिया हुआ था उसके ऊपर जो कुछ हमने डेब्ट सर्विसिंग की मद में देना था, वो सर 2.19 ट्रिलियन 2,196 अरब फिर दे दिए। तो सोचिए बचा गया हमारे पास कुछ भी नहीं। इस तरीके से ये जो टैक्स का एक निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त राइज है। माजरत के साथ हो सकता है किसी जहन में ये सवाल आए कि यार इतने बड़े बड़े इकॉनमी चलाने वाले बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, यहाँ एक फ़र्द आता है, एक शख्स आता है और बात करके चला जाता है। तो भाई जो आज तक हमारी इकॉनमी को चला रहे हैं, अगर उन्होंने हमको कर्जे के अलावा कोई और चीज़ प्रोवाइड की है तो आप मुझे बता दीजिए। आपका जवाब यकीनन यही होगा कि हाँ, हर आने वाला वो मज़ीद कर्ज बढ़ाते पे बढ़ाते चला गया। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए एक बात ये समझिए कि क्या इस मौजूदा निज़ाम के अंदर भी कोई सिस्टम, कोई चीज़ ऐसी बचती है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो हमारे टैक्स कलेक्टिंग के सिस्टम को साफ़ कर दे, अच्छा कर दे, शफाफ कर दे, हमारे बजट को पूरा कर दे, खसारे की तरफ हमें ना जाना पड़े? तो सर, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अपनी जगह, जो कुदरती वसाइल अल्लाह पाक ने हमें अता किए वो अपनी जगह में, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर कलाम नहीं करूँगा। 2020 के अंदर पाकिस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर थे, तमाम कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, उन तमाम बैंकिंग सेक्टर का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था, अगर आप उस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को देखते हैं तो वो तकरीबन 581 ट्रिलियन था। मैं अब अहमद रज़ा साहब से थोड़ा सा वक्त चाहूँगा कि श्योर सर। एक बात को देखिए, ये बात सब जानते हैं हमारे यहाँ कि इस वक्त हमारा जो ताजिर तबका है वो तकरीबन बैंक से ना होने के बराबर बिजनेस कर रहा होता है। ज़्यादातर जो फ्लो होता है पेमेंट का वो कैश का होता है। रिटेल बाज़ार को देख लीजिए, वो तो टोटली कैश के ऊपर होता है। होल सेल में भी जो रिटेलर जाके परचेजिंग कर रहा होता है होल सेलर से, वो ज़्यादातर कैश की बुनियाद पे करता है। हाँ, होल सेलर इम्पोर्टर से जो बिज़नेस कर रहा होता है वो नॉर्मली चेक की सूरत में हो रहा होता है, लेकिन उसमें भी वो अब फाइलर, नॉन फाइलर, और आपकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अगर 10 मिलियन को क्रॉस करती है तो उसके बाद जो एक और टैक्स लगाया गया है, उस सूरत में बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर को इस्तेमाल करना तकरीबन ख़त्म कर दिया है।
इन तमाम बातों के बावजूद कि हमारी इकॉनमी का शायद 60%, शायद 70% तबका वो है जो बैंकिंग सेक्टर को यूज़ नहीं करता, उसके बावजूद 2020 के पूरे साल के अंदर कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन तमाम की जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन थी वो 581 ट्रिलियन की थी। अब मैं आपको कुछ अर्ज करना चाहता हूं, इसको आप देखिएगा, आपका सवाल भी अगर कोई हो तो मैं उसके लिए जरूर हाजिर हूं। 580 ट्रिलियन, 580 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। मैं अब आपके सामने एक बात रखता हूं, मुझे ये बताइए कि वो तमाम की तमाम इकॉनमी जो आज बगैर बैंक के या बगैर प्लास्टिक मनी के या बगैर डिजिटल करेंसी के चल रही है, सपोज कीजिए कि एक 2 महीने 3 महीने के प्रोग्राम के बाद एक ऐलान हो जाता है कि भाई आइंदा के बाद पाकिस्तान के अंदर करेंसी लेस इकॉनमी होगी, यानी पूरी करेंसी, पूरी मुल्क की इकॉनमी करेंसी के बगैर चलेगी और सिर्फ पेमेंट जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ या तो बैंक के थ्रू होगी या डिजिटल करेंसी के थ्रू होगी या प्लास्टिक मनी के थ्रू होगी, कैश फ्लो नहीं होगा। मैंने कई एक्सपर्ट से इसके मुतालिक राय ली कि आप क्या समझते हैं कि अगर इस अंदाज में इकॉनमी को लेके चला जाए तो जो इस वक्त की 580 ट्रिलियन का टोटल वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का, ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है? तो मुझे कई एक एक्सपर्ट्स ने यही बात की कि भाई ये 5 टाइम तो बहुत आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी आप ये सोचिएगा, एक सुई भी आपने खरीदनी है तो उसके लिए कोई मीडियम होगा, डायरेक्ट कैश नहीं होगा, ठीक है। इस सूरत में मल्टीप्लाई बाय 5 पे तो मेरे साथ सारे मुत्तफिक थे, मैंने उसको मजीद नीचे किया और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया कि 580 ट्रिलियन जो पिछले साल की ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम था, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो ये नियरेस्ट 2000 ट्रिलियन के करीब हमारी टोटल इकॉनमी का वॉल्यूम जाता है। अब यहाँ सजेशन क्या है? सजेशन ये है, सर आप जीएसटी जो 17% है ख़त्म कर दीजिए, इनकम टैक्स ख़त्म कर दीजिए, तमाम वो टैक्सेस जो किसी भी नाम से मौजूद हैं पाकिस्तान की इकॉनमी से सबको ज़ीरो कर दीजिए, कोई टैक्स पूरी कौम के ऊपर किसी जगह नहीं लगेगा। अब आमदनी कहाँ से आएगी? क्योंकि आपने तो ये 7-8 ट्रिलियन जो है वो कमाने, कैसे कमाएंगे? आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के ऊपर 1% टैक्स लगा दीजिए। जो ट्रांजैक्शन होती है 1% टैक्स अगर आप उसके ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के। ताजिर का शब्बर जैदी साहब से सबसे बड़ा फड्डा डॉक्यूमेंटेशन था। शब्बर जैदी साहब कहते हैं 2 रुपए की चीज बेच रहे हो लिखो, 50 रुपए की बेच रहे हो लिखो। ताजिर कहता है भाई सुबह से शाम तक तो यही करता रहूंगा, कैसे लिख दूं? अकल में नहीं आती ना बात। 2 रुपए का कारोबार है लिखो, 50 रुपए का कारोबार है लिखो, भाई कैसे लिखूंगा? जीएसटी जो आप दे रहे हो उसको भी काटो, जो अगला आपसे लेके जा रहा है उसको भी काट करके आगे लिखो, भाई कैसे लिखूंगा? मैं तो सुबह से शाम तक काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन करता रहूंगा। तो उसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन हल ये एफबीआर की वो सारी जिम्मेदारी जो टैक्स कनेक्टिंग के सिलसिले में होती है वो सब की सब खत्म हो जाएगी। आपकी पूरी इकॉनमी के पास 10 ट्रिलियन का बजट बगैर किसी मेहनत के हर साल के एंड के ऊपर मौजूद होगा। इस बात में एक और चीज को जहन में रखिएगा कि इनकम टैक्स की जो कलेक्टिंग होती है, हम में से हर शख्स जानता है कि वो साल के एंड पे होती है। उसमें भी तारीख पे तारीख दी जाती है कि भाई तारीख बढ़ा दी गई है, अब जाकर के अपना जो है ना रिटर्न जमा करा दीजिए। 2 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है, अब जाकर के अपना रिटर्न जमा करा दीजिए। और जो जीएसटी की कलेक्टिंग होती है वो आफ्टर 1 मंथ हो रही होती है। लेकिन ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए होने वाली आमदनी में गवर्नमेंट को हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर वक्त जो है वो आमदनी हो रही होगी। किस अंदाज में? कि ताजिर जो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, एक फर्द जो कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा होगा, उसके एवज में गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट 1% का टैक्स उसके खजाने में जमा हो रहा होगा। इसके अंदर किसी को कोई डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपसे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी वसूल कर रही होती है। एक आम आदमी होता है, मैं सुपर का बिस्किट का डब्बा खरीदने के लिए जा रहा हूं, अगर 120 रुपए की कीमत है, सर मैं उसको जीएसटी 100% दे रहा हूं, लेकिन 100% प्रोडक्शन के ऊपर वो गवर्नमेंट को जीएसटी प्रोवाइड कर रहा है, इस पे एक सवालिया निशान है। इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर इस तरीके के मामलात होते हैं। अगर हमने अपनी इकॉनमी को शफाफ करना है,
करप्शन से पाक करना है। तो बज़ाहिर जो एक्सपर्ट से मैंने बात की, लोगों से उनके ओपिनियन ली, और उसके बाद मैं कम से कम इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अगर कोई टैक्स कलेक्टिंग का सिस्टम होना चाहिए तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर होना चाहिए। उसके डिसएडवांटेज वो अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल इस इकॉनमी के अंदर इससे बेहतर और कोई सिस्टम नज़र नहीं आता। अच्छा इस्माइल भाई, इनकम टैक्स का अगर हम देखते हैं जो स्ट्रक्चर है इस वक्त, उसमें यह है कि जो जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसका उतना ज़्यादा टैक्स होता है। लेकिन आपका सिस्टम जो मैं अब तक समझा हूँ उसके अंदर तो आपने गधा घोड़ा सब बराबर कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो बेसिकली मुझे तो फिक्र उस तबके की है कि जिसकी बेसिक वेज 17,000, 18,000, 20,000, तो क्या वो और बड़ा आदमी बराबर टैक्स दे रहे होंगे आपके सिस्टम में? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए मिसाल के तौर पे मेरी आमदनी महीने की मुझे सैलरी मिलती है 30,000 रुपये, ठीक है। अब आप इस 30,000 रुपये की सैलरी को तकसीम कर दीजिए दो हिस्सों के अंदर। कुछ चीज़ें तो वो हैं कि जिनके अंदर मुझे जीएसटी देना पड़ता है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। मिसाल के तौर पे बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मोबाइल फ़ोन का बिल है। इसी तरीके से कंपनीज का साबुन खरीदता हूँ, शैम्पू खरीदता हूँ, चाय की पत्ती खरीदता हूँ। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने जीएसटी 17% हर हाल में देना है, ठीक है। अब आप मेरी आमदनी को दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। 15,000 मेरी वो आमदनी खर्च हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं गोश्त लेने गया, डायरेक्ट गोश्त पे कोई टैक्स नहीं है हमारे यहाँ। मैं दूध लेने गया, सब्जी लेने गया, फल लेने गया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन मैं दवा लेने जाता हूँ, टैक्स देता हूँ। मैं बाकी की दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने जाता हूँ, टैक्स देता हूँ। आप मेरी आमदनी को दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए। 15,000 रुपये मैंने उन चीज़ों में सर्व किए जिसमें मैं टैक्स दे रहा हूँ। कितना? जीएसटी 17%। अच्छा याद रखिएगा, ये जो जीएसटी 17% है, ये 17% पहले यानी परसेंट में तो इतना ही रहेगा, लेकिन मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक चीज़ है 100 रुपये की बनी, उस पर 17 रुपये जीएसटी लग गया, उसकी कॉस्ट हो गई 117 रुपये। सरकार को उसके एवज में 17 रुपये टैक्स की मद में मिल गए। अब जैसे जैसे वो मुख्तलिफ हाथों में, मिसाल के तौर पे फैक्ट्री से बन करके जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जा रही है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद से जा रही है रिटेलर के पास, तो एंड ऑफ कंज्यूमर कम अज कम रुपीज में, परसेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रुपीज के अंदर कम अज कम में उस चीज के ऊपर अगर उसकी मालियत 100 रुपए थी तो कम से कम 20 रुपए तो जीएसटी के मद में गवर्नमेंट को दे रहा हूं, ठीक है। अब अगर आपने मेरी आमदनी को 15,000 रुपए ऐसी चीजों में तस्वुर कर लिया जिसपे जीएसटी था, और 15,000 रुपए स्पेंडिंग ऐसे में तस्वुर कर लिया जिसपे जीएसटी नहीं था, तो सर 15,000 का 20% कितना बनता है? 3,000 रुपए। गोया मैं उसके बावजूद, ये इनडायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ी यानी खतरनाक तरीन शय, उसके बावजूद अगर मैं फाइलर नहीं हुआ, मैंने जाकर के डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, मैंने जाकर के रिटर्न जमा नहीं कराया, तो सरकार की नजर में मैं टैक्स चोर हूं। क्या ऐसा नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। बावजूद इसके कि मैंने 30,000 की आमदनी में से 3,000 रुपए सरकार को टैक्स की मद में दे दिए, गए तो मेरे टैक्स की मद में ही ना, जीएसटी की मद में 3,000 रुपए दे चुका मैं, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या कहलाया? टैक्स चोर कहलाया। मेरे इस सिस्टम के अंदर जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मैंने 30,000 रुपए स्पेंड कर दिए, 30,000 रुपए का 1% सर कितना बनता है? सिर्फ 300 रुपए। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि स्पेंडिंग की सूरत में गधा घोड़ा बराबर हो गया, नहीं सर, स्पेंडिंग की सूरत में वो गधा घोड़ा कभी भी बराबर नहीं होगा। अब आप बताइए, एक आम शख्स 300 रुपए टैक्स दे, और ये 300 रुपए टैक्स देने के बाद भी इसको कोई टैक्स चोर नहीं कह सकता, तो ये सूरत हाल ज्यादा अच्छी है कि मैं 3,000 रुपए टैक्स दूं और उसके बाद मैं टैक्स चोर कहलाऊं। मतलब आपके सिस्टम में जो मैं समझ रहा हूं कि जब आप पेमेंट करोगे, जब आपने टैक्स देना है जी, हर वो शख्स जो पेमेंट दे रहा होगा उसके पास से 1% डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इस केस में कमर्शियल बैंक्स और इस्लामिक बैंक्स और इनका क्या रोल होगा आपकी नज़र में? और जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है और बकिया दूसरे जो कलेक्टिंग यूनिट है हमारे गवर्नमेंट के, उनका आपके इस प्रोजेक्ट में क्या रोल होगा? सर मुझे ये बताइए ना, अगर हमारा एक काम बगैर खर्चे के चल रहा हो तो जरूरी है हमने खर्चा करना है। तो आपकी नज़र में इसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर मोड क्या होना चाहिए? सर कोई भी मोड कर सकते हैं। आजकल तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो कि ये सैलानी वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी उसके कोर्सेज करा रहे हैं। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपनी पूरी इकोनॉमी लेके चले जाइए।
अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करें कि आपने ये बताया कि इससे सारी ट्रांजैक्शन का डेटा मौजूद होगा, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन इसमें मौजूद होगी, लेकिन मुझे बताएं और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन होती है वो भी इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा इस सिस्टम का क्या बेनिफिट हमें आता सर है? इसके बहुत सारे बेनिफिट है ना। आपका करप्शन लेवल 0 हो जाएगा। अच्छा, आपका करप्शन लेवल 0 हो जाएगा। सबब क्या है? मिसाल के तौर पे कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, वो होगी किस तरह? नॉर्मली करप्शन कहाँ होती है? वो सरकारी इदारों में होती है। वो सरकारी उमूर को सर अंजाम देने के लिए कराई जाती है। इसके अलावा तो कोई और वो नहीं है ना। मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है शरारे की, मैं आता हूँ शरारा खरीदने के लिए, आप मुझसे रिश्वत थोड़ी मांगोगे या मांगोगे? नहीं मांगोगे। आप तो सिंपल ये कि भाई ये चीज़ है, ये इतने की है, मैंने पैसे दिए, आपने मुझे चीज़ दी, मैं लेके घर चला गया। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो करप्शन की जगह हैं, करप्शन के गढ़ हैं, वो हैं क्या? सर वो सरकारी इदारे हैं जहाँ पे करप्शन होती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ मेरे वालिद अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफरत फरमाए, वो एक जुमला कहा करते थे बड़ा प्यारा। वो कहते थे कि बेटा सरकारी इदारों की पोजीशन ये है कि वहाँ, अच्छा इल्ला माशाल्लाह इस्तिस्ना के साथ है, जो वहाँ भी दयानतदार लोग बैठे हैं उनकी दिल से कदर करते हैं हम। और बल्कि वो तो मुजाहिदीन हैं कि वो ऐसे सेक्टर के अंदर भी रह करके अल्लाह और उसके रसूल के आकाम पर अमल कर रहे हैं। लेकिन वो एक जुमला कहा करते थे कि बेटा सरकारी इदारों में काम करने वालों की पोजीशन ये है कि वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। आप गौर कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक काम हो आपका सरकारी जो वक्त के ऊपर हो जाए, हालांकि वो तनख्वाह इसी बात की ले रहा होता है, तो ये काम पूरा नहीं हो पाता। तो सर करप्शन का जो लेवल है वो एक रात के अंदर 0% पे आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा वो बात मैंने आपको जो की कि हर फर्द, हर पाकिस्तानी नंबर 1 वो टैक्स चोर नहीं कहलाएगा। आज भी वो टैक्स दे रहा है लेकिन टैक्स चोर कहलाता है। उसके बाद वो टैक्स चोर नहीं कहलाएगा और अपना पार्ट जो अदा कर रहा है वो उसका हक रखेगा और जता सकेगा कि भाई मैं ये पार्ट अदा कर रहा हूं। एक और बेनिफिट कि भाई आपकी जो टैक्स की तमाम टीमें काम कर रही हैं, सर उन सबको आप किसी और काम पे लगा लीजिए, उनके लिए कोई और बिजनेस देख लीजिए कि भाई आप इस सेक्टर में आप काम कर लें। टैक्स कलेक्टिंग का निज़ाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद ब खुद चल रहा है। अच्छा आप सोचिए ना, तसव्वुर तो कीजिए, एक ताजिर है उसको इस बात से गर्ज ही नहीं है कि मेरे पास सामान क्या आया है, मैंने लिखना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है नहीं करनी है। मैं आया, मैंने बोला भाई ये दे दो, उसने मुझे दिया, मुझसे पैसे लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, खत्म हो गई कहानी। ना रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ना उसके जाके रिटर्न जमा कराने हैं, ना आने वाले अफसर को चाय पिलानी है, ना उसकी मिन्नत समाजत करनी है, कुछ भी नहीं करना। तो सर आप सोचिए तो सही, कैश को खत्म करते हैं। कैश खत्म करने का मतलब कि यकीनी सी बात है, आपने कहा कि भाई अब आप आ जाइए बैंक के अंदर, बैंक आपको श्योरिटी दे रहा है, ये जितने नोट आपके पास घर में मौजूद है ना, ये सारे ले आए, इतने आपका अकाउंट हो जाएगा। तो सर वो सारी ब्लैक मनी जिसको अभी हमने कहा ना कि भाई रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर इंसेंटिव दिया, बाकी किसी को नहीं दिया। क्यों दिया? उसकी वजह यह थी कि सबको पता था कि भाई बड़ी बड़ी अमाउंटें जो हैं वो लोगों के गोदामों के अंदर, लोगों के बेड के नीचे, लोगों की अलमारियों में, लोगों की लांचों में, लोगों की दो छत्तियों में, सब जगह मौजूद हैं। सर वो सारी की सारी ब्लैक मनी एक रात के अंदर आपके पूरे के पूरे इकोनॉमी के सिस्टम में आ जाएगी। आप यही तो चाहते हैं ना कि ब्लैक मनी सर्कुलेट करे। जब वो सर्कुलेट करेगी, जब वो ट्रांजैक्शन होगी उसकी, तो उस सूरत के अंदर यकीनी सी बात है मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि पैसा हर एक के हाथ में पहुंचेगा। तो जब ये सिस्टम होगा तो इसके अंदर ब्लैक मनी तो कोई रख ही नहीं सकेगा। वो रखेगा क्यों? क्योंकि अगर वो रखता है तो वो उसके लिए फकत कागज का टुकड़ा होगा, उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अच्छा इसके बाद यकीनी सी बात है, जब आपने ये सब कुछ कर दिया तो आपको किसी किस्म की एमिनिटी स्कीम की जरूरत ही नहीं है। 2%, 2.5% किसी किस्म का, आपको करेंसी छापने का खर्चा भी खत्म हो गया सर। इसके अलावा मिसाल के तौर पे किसी ने किसी को लूटा, किसी के डाका डलता है, पैसे लेते हैं चले जाते हैं, सर लिखा ही नहीं होता किसी नोट के ऊपर कि ये कोई नंबर ही नहीं होता, कोई शनाख्त ही नहीं होती। लेकिन जब आपने टोटल पेपरलेस इकोनॉमी ले आए तो सर कोई भी अमाउंट होगी, वो कहीं ना कहीं से तो ट्रांजैक्शन होगी।
तो उस सूरत के अंदर ना चोरी का खतरा है, ना डाके का खतरा है, ना अगवा बराए तावान का खतरा है। ये सारे के सारे मसले इस सूरत के अंदर ना खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर हुंडी और हवाले का। हुंडी और हवाले के जरिए जो पैसा भेजा जाता है सर, वो सारा का सारा कैश होता है। जब आप कैश फ्लो को ख़त्म कर देंगे तो हुंडी और हवाला ये दोनों के दोनों सेक्टर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आपको किसी को इनके ऊपर बिठाने की ज़रूरत नहीं है। आप असलन समझें कि हमने अपने मुल्क के अंदर चीज़ों को किस तरह ग्रो करना है, इकॉनमी के अंदर बेहतरी लानी किस तरह है। और याद रखिएगा, वो जुमला कहा जाता है ना कि लोग आजकल हालत ये हो चुकी है कि अल्लाह तबारक व ताला से नहीं डर रहे होते, लेकिन कैमरे की आंख से डर रहे होते हैं। तो सर, सिस्टम में से अफराद को जब आप निकाल देंगे तो करप्शन का लेवल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जब गवर्नमेंट और अवाम इन दो के दरमियान रिलेशन सिस्टम की बुनियाद पे कायम होगा, याद रख लीजिएगा कि इकॉनमी के अंदर से करप्शन 0% पे आ जाएगी। मैं मूविंग टू फरूक भाई, मैं फिर आपके बाद थोड़ी देर में आता हूँ। बेसिकली बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपकी इस आइडिया से, ग्रो पाकिस्तान बाय 1%। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल भाई उसके पायनर हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। फ़ारूक भाई, रिसेंटली मीडिया टॉक शोज़ में ये बात भी उठी गई कि यार स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर दिया गया, वो किसी को जवाब दे नहीं है और बस अब वो जो चाहेगी IMF के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेगी और इकोनॉमी हमारी समझ ले भौचाल में आ जाएगी और इस तरह की बातें मीडिया में। क्या मतलब इसकी हकीकत है? और आपने शायद इसका लॉ भी पढ़ा होगा जो कि अमेंडमेंट्स स्टेट बैंक के लॉज में की गई हैं, तो उस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। वैसे जो आइडिया इस्माइल साहब प्रपोज कर रहे हैं उससे तो स्टेट बैंक Powerful. शट डाउन, हाँ स्टेट बैंक का भी शट डाउन हो जाएगा बिल्कुल। तो फिर हमें शायद इस डिस्कशन की भी फ़र्दर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन एनी केस असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो भी तरमीम की जाती है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके ऊपर पहले पॉलिटिकल डिस्कशन ज़रूर होता है। और ये भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी एक अमेंडमेंट है जो कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स और प्रोपेगेंडा की नज़रिया हो गई मेरी नज़र में। क्योंकि आप देखें जो स्टेट के इदारे होते हैं ना चंद, उनको आज़ाद होना ही चाहिए अल्टीमेटली स्टेट के लिए, और हम आम आवाम के लिए वही हमारे हक़ में ज़्यादा बेहतर है। और दुनिया की आप डेवलप्ड इकॉनमीज़ देखें, उसमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। और इस बात पे लड़ना, शोर मचाना कि नहीं इसको जो है वो किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर मातहत होना चाहिए, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और ये डबली अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो कि फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, आजकल क्योंकि ऑपोजिशन में है तो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसका मिसाल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इमेजिन करें, लेट्स से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, इफ़ ही इज़ अकाउंटेबल टू द लॉ मिनिस्टर कि भाई आप कोई भी डिसीजन हमारी गो अहेड या हमारी जो है वो रजामंदी के बगैर नहीं पास करेंगे, तो आप खुद सोचें क्या आपको कभी अपने मुल्क में इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेम विद द सेंट्रल बैंक इज़ वेल। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, टू फोल्ड फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि आपको बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एग्जांपल आपने सेट करनी है कंसीडरिंग इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास जो अनफॉर्चुनेटली फॉर्मरली एक अनरिस्ट्रिक्टेड पावर रहा है कि वो जितना चाहें आप स्टेट बैंक से आप लोन ले सकते हैं, ख्वाह उसके पास वो कैपेसिटी हो ना हो, आपकी इकॉनमी में इतनी कैपेसिटी है या नहीं है। तो दिस इज़ द अल्टीमेट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। मुझे आज भी बहुत अच्छे तरीके से याद है जब 2013 में PMLN की नई इनकमिंग गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त तकरीबन 450 अरब का सर्कुलर डेट था और इसाक डार साहब उस वक्त ही वाज द न्यूली रीइंस्टेटेड फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनसे पूछा गया कि आप इस सर्कुलर डेट को किस तरीके से ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको फ़ौरन ख़त्म करके दिखाऊंगा। तो ये फ़ौरन किस तरीके से ख़त्म होगा? ना उन्होंने टैरिफ एडजस्टमेंट्स की, ना उन्होंने पावर सेक्टर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, ना अपने लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये ख़त्म उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने स्टेट बैंक से लेंडिंग की और उसके बेसिस पे उन्होंने सारा सर्कुलर डेट ख़त्म कर दिया। और उसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ये हुआ कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ी और अगेन स्ट्रक्चरली क्योंकि उस चीज़ को सही नहीं किया गया तो आज तक हम उसका नुकसान जो है वो हम बेयर कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास ऐसा अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होता है तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन नहीं अडॉप्ट करती। तो अल्टीमेटली इस अमेंडमेंट में सबसे जो मेजर आई थिंक जो कंटेंशियस चीज़ है
जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो यही है कि गवर्नमेंट से बोरोइंग का पावर जो है वो लिया जा रहा है, जो कि भी देखा जाए कंप्लीटली नहीं लिया जा रहा है. एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ डिपार्टमेंट और आई वुड से अ बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. तो ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली आपको मना कर दे कि नहीं भैया आप हमसे पैसा मांगेंगे तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन ये है कि नाउ दे डोंट हैव एन अनडिस्प्यूटेड राइट. पहले वो होता था. नहीं, क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर एक डिपार्टमेंट को उसका काम करने दिया जाए और उसमें इंटरप्शन ना की जाए? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है क्योंकि जो स्टेट बैंक के अंदर प्रोमिनेंट 8 पोजीशंस हैं वो गवर्नमेंट का राइट है कि वो उनको अपॉइंट करेगी, लेकिन जब एक बार उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई एज पर देयर कैलिबर और कॉम्पिटेंस, इसके बाद क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है? हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होनी चाहिए कि फिर उनको अपना काम करने दिया जाए. फिर अगर फॉर एग्जांपल इस तरह अगर इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की रहेगी तो हाउ दे कैन प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म? नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री. जैसे आप कह रहे हैं ना, ये 8 पोजीशंस अभी भी गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो 8 पोजीशंस गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी. उसमें डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, पोजीशन है, और इसके अलावा कुछ की जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं वो भी जो है वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी. और जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये जब आप एक्ट लेंगे तो इससे आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी आएगी, क्योंकि एक बड़ा जो अहम हमारे इकॉनमी का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी रेट है, ऐसे सिग्निफिकेंट कुछ मेजर्स हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर है आप उन्हें इंडिपेंडेंट ही छोड़ें और आप उनकी अपॉइंटमेंट एक दफ़ा करके, अब करंट जो टर्म था दैट वाज 3 years, नाउ इट हैज़ बीन प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड टू 5 years. तो ये और ज़्यादा बेहतर है आपकी इकॉनमी के लिए. चंद इदारे जो हैं उसमें बेहतर ही है कि इंटरफेरेंस मिनिमम पॉसिबल हो, एंड इंशाल्लाह ये अगर एक्ट पास हो जाता है तो दिस विल ओवरऑल लीड टू बेटर आउटकम मेरी नज़र में. फरहान भाई की तरफ आऊँगा. फरहान भाई, 22वां प्रोग्राम हमने IMF का लिया है, क्या लग रहा है अब आगे की हमारी मंजिल कितनी मुश्किल होगी? क्योंकि जब IMF आपको लोन देता है तो उसके साथ बहुत सारी कंडीशंस लगा के देता है. अब जिस मोड़ पर इस वक्त हम इकोनॉमी के खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी? उसकी कंप्लायंस भी करनी है और इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ भी ले जाना है. ये चैलेंज किस तरह हैंडल होगा? मेरी नज़र में तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इस पर सीरियस हो जाएं. हुकूमत को चाहिए कि एक्सपोर्टर्स की जो भी ग्रीवियंसेस हैं वो सिर्फ ग्रीवियंसेस उनके रिफ़ंड्स तक तो महदूद नहीं है. जो यूटिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जो रिसर्च के इश्यूज़ हैं, कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान का नसीब अच्छा रहा कि जो हमारे इर्द गिर्द दूसरे ममालिक थे उनके यहाँ पे वो असर ऐसा हुआ कि उनके ऑर्डर्स रुक गए और वो ऑर्डर्स हमें ट्रांसफ़र हो गए. लेकिन अब सवाल ये है कि हुकूमत ने इन ऑर्डर्स को रिटेन करने के लिए क्या स्टेप्स उठाएं. हुकूमत हमेशा अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ ही अपनाएगी. देखें आप, जब ये वाली करंट हुकूमत जब इन पावर आए थे तो इन्होंने IMF के उस प्रोग्राम के लिए उसी वक्त सितंबर में 2018 में टैरिफ की एडजस्टमेंट्स की थी, क्योंकि उनको जो है वो IMF का प्रोग्राम लेना था. और उन्होंने ये उस वक्त बयान दिया था कि हम हर 3 महीने हर 6 महीने एडजस्टमेंट्स करेंगे. उसके बाद रुक गए. जब प्रोग्राम मिल गया, इनको डिसबर्समेंट हो गई, उसके बाद ये रुक गए. अब जब IMF का वापस मामला शुरू हुआ तो इन्होंने फिर एडजस्टमेंट्स की. तो इस तरीके से अगर काम करेंगे तो कैसे चलेगा? इनको चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाएं, और ये काम एक्सपोर्ट की ग्रोथ के बगैर कोई काम नहीं होगा. दूसरी बात कि हमारी इकनॉमी में कुछ अनटैप्ड सेक्टर्स भी हैं. फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, उसको ज़रा ये उसका पोटेंशियल देखें और उस पे काम करें. और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की हम सबको पता है उसकी क्या डिमांड होती है, ठीक है ना. एक अगर आलू होता है वो बिकता है, लेकिन जब वो उसको बनाकर अच्छी पैकिंग करके बेचा जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, ऐसी बहुत सी मिसाल मिलेंगी आपको एग्रीकल्चर में. क्या हमारा पर हेक्टर जो यील्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है? दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद हैं कि जहाँ पे वो एग्रीकल्चर मुल्क नहीं है, उसके बावजूद उनका यील्ड जो है वो हमारे मुल्क से ज़्यादा है. हम तो एग्रीकल्चर मुल्क हैं, और एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हम तो सेल्फ सफिशिएंट भी होने चाहिए. हमारे यहाँ पे वीट की, शुगर की ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद आती हैं ये प्रॉब्लम्स. तो हुकूमत को सीरियस एफर्ट कर
पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि एक और काम इनको ये करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो ऑटोनॉमी की बात की आप लोगों ने ना, इनको जो है वो जो इनकी कमिटीज़ होंगी उनको भी ऑटोनॉमस बनाना पड़ेगा कि वो सिर्फ बैठ के डिस्कशन ना करें कि ये करना है वो करना है, उनको पावर भी दें और वो फिर इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। इस्माइल भाई ने जो आइडिया दिया बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करेगा कौन बाबा? ये तो सोच कर ही डर जाएंगे कि यार ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इस निज़ाम में हो सकता है जो जो लोग काम करते हैं इस निज़ाम पे, हम देख रहे होते हैं ना क्या होता है हमारे साथ, यानी कि सीधा काम करने जाओ तो वो करने ही नहीं देते, तो कैसे होगा ये काम? तो हुकूमत को जो है सीरियसनेस से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से काम लेना होगा और जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर मैं समझता हूँ, और एक्सपोर्ट में सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर टेक्सटाइल सेक्टर को जो है फोकस ना करें, जितने भी सेक्टर्स हैं, आपका आईटी का सेक्टर बूम पे, इस पे मेहनत करें। आप इंडिया को देखें कैसे आगे बढ़ा है, इस पे मेहनत करनी होगी हुकूमत को, यूथ को जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसका हल यही है, आईएमएफ से जान छुड़ाने का एक हल यही है। और आईएमएफ जब भी आता है तो वो यकीनन अपनी शराइत रखता है और हुकूमत फिर प्रेशर में आकर उसको मान लेती है, क्योंकि हुकूमत आगे सिर्फ जो है वो अपने जो 5 साल के बाद उसने वोट लेना होता है और दूसरी हुकूमत में आना होता है, उसको देख रही होती है। अच्छा, ये जो अभी होर्डिंग भी होती है, हमने सुना शुगर और वीट का जो मामला है उस हवाले से, तो इस गवर्नमेंट की स्पेशलिटी ये थी कि जब से ये मतलब इलेक्शन से, और हमने ये सुना कि बेसिकली करप्शन और माफिया के खिलाफ, तो ये क्यों स्टेप नहीं ले पा रहे? आपकी नज़र में क्या मतलब, क्योंकि देखें बेसिकली वी आर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, और हमारी जो स्पेशलिटी है, हमारी जो बेसिकली स्ट्रेंथ है, वो हमारी वीकनेस बन जाए या हमारे लिए थ्रेट बन जाए, तो ये तो हमारा इकोनॉमिक फेलियर हुआ ना। क्योंकि बेसिकली तरक्की तो वही करता है कि जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर ले। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है कि हम जिस पे फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं, हम उसी को अपनी वीकनेस बना के उसके मतलब बिहार पे हम इसको इंपोर्ट करते जा रहे हैं और अपने फिस्कल डेफिसिट को खराब कर रहे हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? वो मतलब हमने जिसके हाथ में चौकीदारी दी है वो खुद ही दियानतदार नहीं है, तो फिर यही होगा। बात सारी ये है कि हुकूमत हमारे, मतलब मैं चाहता नहीं कि इस फोरम से कोई तनकीद करूं, लेकिन जो हकीकत है, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर आज़म साहब ने मीडिया पे आकर ये बात कही ना कि हमें तो 2 साल लगे सीखने के लिए, तो भाई आप इलेक्शन में क्या क्या बातें करते रहते थे? तो मतलब अब आप आकर सीख रहे हैं और फिर काम कर रहे हैं। आपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर तीसरा है ये जी, एग्जैक्टली। मतलब 5 साल में भी 3 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कभी 5 साल तो यूं गुजर जाते हैं, उसमें भी 3 फाइनेंस मिनिस्टर। अब आगे का भी नहीं पता हमें कि शायद हो सकता है कि आगे भी कोई चेंज हो जाए। तो अब इस तरीके से अगर होगा तो कैसे, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा लोगों में? फिर दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छी बात है एंटी करप्शन का नैरेटिव, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। एक तो माजी में जो हुआ, उनकी करप्शन उन्होंने की नहीं की, वो फैसला कोर्ट्स कर लेंगी। बात यह है कि अभी जो है इस सिस्टम में करप्शन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। मैं बैठा हूँ, मैं काम करता हूँ पावर सेक्टर में, मुझे कोई स्टेप्स ऐसे नज़र नहीं आते कि जिसको मैं कहूँ कि वाकई में ये कोई स्टेप्स है। आईपीपी की जब नेगोशिएशन हो रही थी, हालांकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, खुद जॉब करता हूँ वहाँ पे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ। आईपीपी की जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो अखबारों में आ रहा था कि जो है वो डॉलर को जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा, आरओई जो डॉलर बेस्ड है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं आप लोग खुद जाकर अखबारों में भी देख लीजिए, वो एग्रीमेंट्स की कॉपी आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, उसको पढ़ लीजिए। क्या ऐसा हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आरओई की परसेंटेज उन्होंने ज़रूर कम करवा दी, लेकिन जो वो डॉलर इंडेक्स था, अब जब डॉलर बढ़ेगा, इस बार तो नसीब अच्छा था कि रेमिटेंसेस भी आ गई, और दूसरा ये कि आउटफ्लो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे, ऑयल की जो पेमेंट्स हैं वो भी डेफर्ड हुई हुई हैं, तो हमारा डॉलर नीचे आ गया। ये डॉलर जिस दिन ऊपर जाएगा तो उस दिन फिर महंगाई बढ़ेगी। तो हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए और एक लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाकर, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इस्माइल भाई की तरफ आऊँगा। इस्माइल भाई, ग्रो पाकिस्तान बाय 1% तो आपने हमें समझा दिया,
लेकिन अब बताएं करंट क्या करें हम, ये सिस्टम तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होते होते एक टाइम लगेगा, लेकिन करंट जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें किस तरह इस्लाहत लाई जाएं, क्योंकि बेसिकली हम देख रहे हैं अब बजट का टाइम भी आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि बेसिकली जो टैक्स बेस में लोग हैं वो वैसे ही ओवरलोडेड हैं, क्या नए टैक्सेस लगा के उन्हें और दबा दिया जाएगा, या किस तरह ये जो आपने अभी फिगर्स बताई मुझे कि ये हमारा 8.7 कुछ ट्रिलियन की जो हमारा एक्सपेंडिचर प्लान हो जाते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट अपने खर्चे भी कम नहीं कर रही बिल्कुल, हमने देखा कि ये रेशियो भी हर साल बढ़ता जा रहा है। आर्मी और ये सारे जो डिफेंस के एरिया, तो वहाँ पर तो हमारा अपना प्राइम मोटिव है कि डेफिनेटली वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस की बात आती है तो वहाँ पर तुम थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं, बी अंडर डेवलप इकोनॉमी। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि बजट के अंदर क्या बेसिकली मेजर चेंजेस गवर्नमेंट को इस वक्त ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि कुछ तो हम ब्रीथिंग टोन में आए? अहमद रज़ा भाई, कुछ चीज़ें होती हैं। बात यह है कि जो सिस्टम इस वक्त टैक्सेशन का हमारा मौजूदा है, इसके अंदर बेहतरी का कोई भी लेवल मौजूद ही नहीं है। अगर है तो आप भी मुझे बताइए, और अगर होता तो इस 73 साल में बहुत कुछ हो चुका होता। यकीनी सी बात है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं करते। आप भी अगर कोई कारोबार करने जाएंगे 2 मरतबा 3 मरतबा नुकसान उठाएंगे तो उसको छोड़ देंगे, किसी नए आइडिया के ऊपर काम करते हैं। तो हम 73 साल से एक ही सिस्टम को रोले चले जा रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि उन जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनमें और जो अवाम बाकी की है उनमें एक बहुत बड़ा तजाद है। दोनों को एक दूसरे के मामलात से कोई दिलचस्पी किसी लेवल पे नहीं है। मादरत के साथ अगर मेरी बात बुरी लग रही हो तो आप इस पे इस अंदाज से समझ लीजिए कि मुझे बताइए कि आपकी जो भी मिनिस्ट्री है, क्या उसमें मौजूद मिनिस्टर की अपनी स्पेशलिटी उस फील्ड के अंदर है? आपका जवाब होगा नफ़ी में। उसको पता ही नहीं है। एजुकेशन का मिनिस्टर होता है, उसको एजुकेशन की ई का नहीं पता कि भाई एजुकेशन है क्या। इकोनॉमिक का मिनिस्टर होता है, उसको पता ही नहीं है इकोनॉमिक की ई है क्या। तो सर आप किस तरीके से चेंजिंग लेके आएंगे? दूसरी बात, मैं यहाँ पाक आर्मी को कम से कम यहाँ अप्रिशिएट करने की बात है कि 2018 और 19 के अंदर पाक आर्मी का बजट, यहाँ एक बात ये भी क्लियर हो जाएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुल्क का 70% बजट आर्मी खा जाती है। ऐसा नहीं है। अब तो नेट ने बहुत कुछ आसान कर दिया, आप जा कर के देख लीजिए। इस मरतबा आर्मी ने अपने जो बजट था उसके अंदर 2% की कमी की है और 11% टोटल बजट में से आर्मी ने इस मरतबा लिया है। वरना इससे पहले जो भी बजट बनता था उसका 13% आर्मी के पास जाता था। और मज़े की बात आपको बताना चाहूँगा, अब आप इसको कितना महसूस हो सकते हैं इस बात से, ये आपके अपने ज़र्फ के ऊपर है। पूरी आर्मी का बजट, पूरे बजट का 11%, और फेडरल के जितने मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन्स वो पूरे बजट का 13% है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आर्मी का किरदार क्या है हमारे मुल्क के अंदर, खुसूसन डिज़ास्टर्स के अंदर आर्मी का किरदार क्या है। उन्होंने अपने अफराद को कितना फैसिलिटेट किया हुआ होता है, और वो 11% लेते हैं पूरे बजट का। और बाकी जो फेडरल के, मैं अभी प्रोफेशनल के जो मुलाजमीन हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फेडरल के जो मुलाजमीन हैं उनका और उनकी पेंशन्स, उनकी तनख्वाहें, उनकी जो मराहत हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो पूरे बजट का 13% है। जो चाहे इसको गूगल करके आराम से देख सकता है, इंशाल्लाह मेरी बात की तस्दीक उसको हो जाएगी। तो सर इस इकॉनमी के अंदर आप किस तरह समझते हैं कि इस टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर हम बेहतरी ला सकते हैं? इम्पॉसिबल। जहाँ तक बात आपने की मुल्क की तरक्की की, बहुत सारे सेक्टर मौजूद हैं। जैसे फरहान भाई ने बात की वैल्यू एडिड के, हम उठाते हैं कपास और बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, भाई 50 रुपए की कर देते हैं। यार उसी की बनियान बना के भेज दो ना 200 रुपए की, क्यों नहीं भेजते हो? इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन ये एहसास शामिल हो गया रियासत के उन अफराद के अंदर जो हम पे हुक्मरानी करना है कि हमने कौम के लिए कुछ करना है, जब तरजीहात की बात आएगी सर सब कुछ हो जाएगा। और उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक हुक्मरानों की तरजीहात ये नहीं हो कि हमारा मुल्क ग्रो करे। खान लियाकत अली खान का एक वाक़या मिलता है, कितना सच्चा कितना झूठा ये अलग बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि खान लियाकत अली खान से उनकी वाइफ ने कहा कि अपने लिए एक घर तो बना लीजिए। उनका कोई घर नहीं था इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर।
तो खान साहब ने जवाब ये दिया कि जिस दिन मेरे मुल्क के हर फर्द का अपना मकान होगा उस दिन लियाकत अली खान का भी अपना मकान होगा। तो अगर हमें ऐसी क़यादत मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुल्क उस लेवल पे जा सकता है, तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे बराबर में मौजूद चाइना है, 1948 में आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए थे, हमसे आकर के चीज़ें लेके गए। लेकिन आप देखिए कि आज दुनिया की डिक्लेयर्ड नहीं लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना की है। मेरे ख्याल से वक्त की किल्लत है, इन्हीं बात के साथ अपने बात को इख्तिताम करता जी हूं। फरहान भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी मैं बस इतना ऐड करूँगा कि जो भी हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले प्लानिंग मिनिस्ट्री जो है ना उसको फ़ाल कर दे, और वही इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा ज़रिया है कि प्लानिंग मिनिस्ट्री फ़ाल होगी और इंडिपेंडेंट होगी तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, बजट के अंदर क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं कि अभी रिसेंटली बजट इंशाल्लाह आएगा 1-1.5 महीने में, आप क्या समझते हैं कुछ बजट के हवाले से फिस्कल या मॉनेटरी हवाले से कोई स्टेप्स ऐसे लिए जाएं कि थोड़ा सा कर्विंग सिचुएशन दूर हो जाए? आपको नहीं लगता कि ये जो टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया यही बजट हो गया इस बार? तो अब भी कुछ बाकी है बहरहाल, लेकिन बजट के हवाले से मैं तो इतना कहूँगा, मैंने अभी पिछली अपनी टॉक में भी ये बात कही कि हुकूमत को जो है वो जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह मिले ना उनको रिटेन करने के लिए कोई पॉलिसीज़ इस बजट में इम्पोर्ट का ज़रूर वॉल्यूम भी आप नहीं समझते बहुत ज़्यादा हमारा रैपिडली बढ़ रहा है? क्या लोकल इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल नहीं है कि उसी के सब्स्टिट्यूट यहाँ बना लिए जाएं, ताकि क्योंकि बेसिकली हमारा वॉल्यूम इंपोर्ट का जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, बेसिकली ये दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और हमें नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसा स्टेप्स लिए हों कि कोई बड़ी इंडस्ट्री को सब्स्टिट्यूशन करके इम्पोर्ट को कट डाउन किया हो। ये फिर से वही बात आ जाती है कि प्लानिंग की कमी है, आप रिसर्च की कमी है। अगर ये करें तो इसमें इनके पास सारे सेक्टर्स हैं, कौन सी इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है वो चेक कीजिए और फिर जो है वो आगे बढ़ें इसको। इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कैसे होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होगी। इन्होंने 11% बताया फ़ौज का बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना बजट है ये भी हम देखें। मेरे ख्याल से 1-2% से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हमें ग्रो करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, बोथ एक्सपोर्ट के लिए भी और इंपोर्ट को की सब्स्टिट्यूशन के लिए भी। लास्ट क्वेश्चन फॉर फारूक भाई। फारूक भाई, बजट के हवाले से कोई 3 स्टेप्स मुझे ऐसे बताएं जो गवर्नमेंट को इस वक्त लेने चाहिए बजट के अंदर ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी थोड़ी सी इम्प्रूव हो। मेरे ख्याल से आप जो भी शॉर्ट टर्म अगर मेजर्स लेंगे ना उससे कोई सिग्निफिकेंट आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन यही होगा कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने इसमें देखा नंबर्स अच्छे हो जाएंगे 1 साल के। हाँ, थोड़े आपके शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ हो जाएगा। जैसे अभी हमने सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में देखा, कुछ आपके पास एग्जेम्पशंस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों को फैसिलिटेशन होती थी, इंसेंटिवाइज किया जाता था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो अनलेस यू टेक वेरी एक आई वुड से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं तो कम से कम एक मीडियम टर्म के मेजर्स हों जिससे आपकी इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आएँ। जैसे अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं उसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन राइट अवे आप देखेंगे ना तो उसमें आपको ये तो नहीं नज़र आएगा कि इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा, उल्टा इंसेंटिवाइज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज हैं, सर्विसेज पाकिस्तान में हम एग्री बेस्ड इकॉनमी हमें कहा जाता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा ही प्रोपोर्शन हमारी जो है ना जीडीपी का रहा है। मेजॉरिटी अब हम सर्विस सेक्टर के अंदर आ गए, तकरीबन 50% हमारा जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाता है। अब सर्विसेज की बेसिक अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सर्विस प्रोवाइडर है जहां पे कोई विदहोल्डिंग के एलिमेंट्स आ जाते हैं, वैसे तो दुकानदार ट्रेडर्स भी ये सर्विस के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन आपका कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जहां पे विदहोल्डिंग का एलिमेंट है, सो नॉर्मली 10% अगर वो फाइलर है तो उसका विदहोल्डिंग होता है इनकम टैक्स का। फिर आप प्रोविंसेस पे आ जाएँ, अगेन हर प्रोविंस का अपना सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का लॉ है। सिंध में 13% है, पंजाब में फॉर एग्जांपल 16% है, एवरेज आप 15% ले लें। सो आपके रेवेन्यू का 25% अप फ्रंट आप टैक्सेस में दे देते हैं। अब आप खुद सोचें, कोई एक बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल आप नया बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप राइट अवे 25% टैक्स यानी 25% ऑफ योर रेवेन्यू आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दें और उस बिज़नेस को आप ग्रो तो दूर की बात है सस्टेन भी कर सकें इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। तो एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 50% ऑफ योर जीडीपी, ये सर्विस सेक्टर है। तो आपको यू रियली हैव टू रीथिंक योर प्रायोरिटीज़। तो ये एक मेरी नज़र में एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको आपको इसकी बेसिक टैक्सेशन और जो चीज़ें हैं उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जैसे मैं, बिकॉज़ ये आपको पता है ये मेरी एक्सपर्टीज़ भी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है,
एनुअल बेसिस पे हम अपने फर्म आर को चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी एक डॉक्यूमेंट शाया करते हैं कि ये बजट के अंदर चेंजेस आने चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर भी, अब लोग अक्सर ये सुन के हैरान होते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ कि जैसे लाइफ स्टॉक है फॉर एग्जांपल, लोग समझते हैं जब एग्रीकल्चर हमारे यहाँ एग्जाम्प्ट है तो लाइफ स्टॉक रिलेटेड भी सारी हमारी जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर की जब आप डेफिनेशन देखेंगे हमारे इनकम टैक्स लॉज के अंदर, सो वो ज़मीन से रिलेटेड जो चीज़ है, जो आपकी ज़रूरी फॉर एग्जांपल जो भी एग्रीकल्चरल आप ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ एग्जाम्प्ट। अब लाइफ स्टॉक ऐसी चीज़ है जिसे आप एग्जाम्प्ट भी नहीं कर रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप इंसेंटिवाइज भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान का, अब दिस इज़ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का हर्ड साइज़ जो है इन टर्म्स ऑफ कैटल है, स्मॉल एनिमल्स हैं, दैट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप इमेजिन करें थर्ड लार्जेस्ट अगर आपके पास हर्ड साइज़ है ना, ये थोड़ा पुराना एक इकोनॉमिक सर्वे है उसमें मुझे नंबर नज़र आया, सो अभी आप उसको लेटेस्ट कर लें, लेट से थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, लेकिन अगेन यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। आप इंटरनेशनल जो मीट की मार्केट है इंटरनेशनल, वो भी करीबन जो है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है इंटरनेशनल मीट मार्केट। अब इसमें पाकिस्तान का प्रोपोर्शन इज़ जस्ट 2.3%, 2.9%। अब आप इसके ऊपर काम करें, आप इसे भी कुछ आप इसमें इनकम की एग्जेम्पशंस दें, कुछ इंसेंटिवाइज करें, इसे आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दें, तो इसमें भी अगेन बहुत ज़्यादा एक ह्यूज पोटेंशियल है जिससे आप जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही मेरी नज़र में ई कॉमर्स एक बड़ा एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स की इंटरनेशनल मार्केट जो है वो दैट इज़ अबाउट 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ह्यूज इकॉनमी। चाइना में, यूएस में, यूरोप में, इसमें पाकिस्तान का कितना प्रोपोर्शन है? हम थोड़ा सा एक दराज कुछ जो है वो इन्होंने 23 मार्च की सेल लगा ली, नवंबर की सेल लगा ली, उसी में हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा बिलियंस ऑफ रुपीज़ की हमारी सेल हो गई। 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इंटरनेशनल मार्केट है ई कॉमर्स की। इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम काम करना चाहें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आप जो है फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे अगर आप सेल करना चाहें, ईबे पे सेल करना चाहें, तो आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप यहाँ से पैसे कैसे बाहर ले जाएंगे? आप स्टेट बैंक से स्पेशल अप्रूवल लेंगे कि अच्छा मुझे कैपिटल बाहर ले जाना है, आप लेके दिखा दें आसानी से। ह्यूज पॉलिसी हिंड्रेंसेस इन ऑल ऑफ दीज मैटर्स। तो बड़ी जो है वो आपको पॉलिसी थ्रू योर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट एंड थ्रू योर फाइनेंस एक्ट आपको रियली जो है ना रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसीज़, क्योंकि आजकल देखिए नॉलेज इकॉनमी का ज़माना है। आप चलें, आपने स्टील मिल लगा ली, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आपने लगा ली, वो आपने कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, सीमेंट आपने कर दिया, क्लिंकर कर दिया, लेकिन ये जो नॉलेज बेस्ड वैल्यू एडेड इकॉनमी है जिसमें आप अपने ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करते हुए एक बड़े अच्छे तरीके से फॉरेक्स जो है वो पाकिस्तान में ले आ सकते हैं, ये मेरी नज़र में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू फारूक भाई। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? प्लीज हैव अ माइक हियर। कोई क्वेश्चंस किसी का? बहुत अच्छा इन्होंने हमारे जो तीसरे नंबर पे है नाम हमारे इस्माइल इब्राहिम साहब, इस्माइल इब्राहिम साहब ने बहुत अच्छा एक इनोवेशन दी है इन्होंने, हमें इसको ग्रेजुअली इस पे आना चाहिए। पास्ट में मैंने औरंगज़ेब आलमगीर को बहुत पढ़ा है मैंने, तो आपने जो है ना ये टैक्सेशन बिल्कुल एबॉलिश कर दी थी और पूरे इंडो पाक में टैक्सेस नहीं थे उस वक्त, उन्होंने टैक्स ही ख़त्म कर दिए थे। और इन्होंने मतलब गवर्नमेंट की ज़मीनें परचेज थी और उस पर एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट की अपनी वो थी, तो कुछ मतलब इनकी चीज़ें लेनी चाहिए, अगर कोई हमारा ऐसा सिलसिला हो आगे हमें लेनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता पेपरलेस इकोनॉमी में चाइना भी जा रहा है और इस वक्त ब्रिटिश जो है 35%, 45% एवरी सिटीज़न हैव टू पे टैक्सेस, उसकी इकोनॉमी चाइना के मुकाबले में ग्रो नहीं कर रही बल्कि नीचे जा रही। तो वो पेपरलेस इकोनॉमी में जा रहे हैं वो लोग, इस पर काम कर रहे हैं, चाइना इस पर काम कर रहा है, तो हमें भी कैशलेस पेपर इसमें जितनी अच्छी होगी इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन उसी तरह बढ़ती रहेगी, अल्लाह ने चाहा। जी बिल्कुल, चाइना में तो ऐसा ही है, अब तो वो ठेले वाले के पास भी क्यूआर कोड लगा होता है, वीचैट के जरिए उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। बहुत अच्छा सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम साहब, आपने जैसे बताया ग्रो पाकिस्तान में 1%, लेकिन इसमें हमें हर्डल्स जो फेस आएंगी, एक तो लिटरेसी रेट हमारा लो है काफ़ी, रूरल एरियाज़ में किसी को ये चीज़ पता नहीं, इसके अलावा प्लस जो
बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हमारा मजीद डेफिसिट की तरफ नहीं जाएगा? क्या 1% टैक्स तो चले गवर्नमेंट ले लेगा ऑन ट्रांजेक्शन, पर जो वीज़ा एंड मास्टर्स की जो फ़ी है वो आई थिंक 2% या 3% चार्ज होगी। इससे इन्फ्लेशन भी हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कॉस्ट जो आपकी है वो 2 या 3 या जो भी रेट होगा वो मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएगा। देखिए, मैंने जो इसको बात हम की, ओवरकम किस तरह करेंगे? मैंने जो बात की रूरल एरिया की, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि आप इंडिया को भी देख लीजिए और चाइना को भी देख लीजिए। बहुत सारे इलाकों में लिटरेसी रेट हमारे से भी ज़्यादा कम है उनका। लेकिन अब एक चीज़ को आज आप देखें, ये स्मार्टफोन तकरीबन 9 करोड़ लोगों के पास पहुंच चुका है। पेमेंट का जो मीडियम होगा वो यही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल कल सुबह हम उठेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम अपनी विल तो बनाएं, हम कोई एक चीज़ तो लेके आएँ। मैं मानता हूँ इसमें हर्डल होंगी, मैंने पहले एक जुमला कहा था कि इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके इस सेक्टर के अंदर जहाँ पे हर शख्स, देखिए एक बेचैनी की कैफियत है। जैसे अभी बात की थी इन्होंने, फरहान भाई ने, कि टेक्सटाइल के अंदर, आप टेक्सटाइल में हमने ग्रो किया, बिल्कुल किया इस कोविड में, लेकिन उस ग्रो करने के बाद क्या हुआ, जितने यार्न का काम करने वाले हैं उन्होंने मुंह मांगे रेट मांगने शुरू कर दिए धागे के। अब जो एक्सपोर्टर है वो एक वक्त तक तो उनको कीमत बढ़ा के दे देगा, उसके बाद वो कहाँ से सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना होगा। जहाँ तक आपने बात की, लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और हल नज़र आता है तो मैं आपके साथ उसके लिए तैयार खड़ा हूँ। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सिस्टम कोई ऐसा हो जिसके अंदर से आप करप्शन को ज़ीरो कर दें, तो मुझे इसके अलावा कोई और फ़िलहाल समझ में नहीं आया। आप अहबाब के साथ गुफ्तगू करने का मकसद भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को तकसीम किया हुआ है। आप में से मज़ीद कोई और आइडिया दे सकता है तो उसको कबूल करने के लिए हम आपके साथ बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह। असल इससे डॉक्यूमेंटेशन अचीव हो जाएगी। अभी भी जो सिलसिला है रिटर्न फाइलिंग का, जो आहिस्ते से टैक्सेशन कम होती जाए, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती जाए, तो इंशाल्लाह वी विल अचीव अ पैरेलल थिंग इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, और बहुत सारे सेक्टर को भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। हमें ये पता लग सकता है कि हमारे यहाँ किस किस चीज़ की कितनी कंजम्पशन है। हमारा एक इदारा था PIDC, वो सन 1990 से बंद पड़ा है। आज हमारा इन्वेस्टर GI के नाम पे, TCC के नाम पे, टाइम्स के नाम पे, B4U के नाम से MLM कंपनीज के अंदर फंस रहा होता है। पैसे मौजूद हैं लोगों के पास, लगाने की जगह नहीं है। PIDC 1990 से बंद पड़ा है। उसका काम यही था कि भाई ये एक आइटम पाकिस्तान में ज़रूरत है, आप इसके लिए इतनी मशीनरी, इतनी लेबर, टेक्निकल टोटल हेल्प हम करेंगे, आप इंडस्ट्री को ग्रो करें। तो सवाल ये है कि आज किसी इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई प्रपोजल मौजूद ही नहीं है, कोई इदारा ऐसा मौजूद ही नहीं है जो उसको ये कहे कि हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, एक लोगों के लिए रोज़गार का सिलसिला शुरू होगा। आइए हम आपको एक कारोबार देते हैं, उसके लिए टेक्निकल टीम देते हैं। ये सब कुछ हम ग्रो करने के लिए जाएंगे तो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। और चाइना की मिसाल हमारे सामने है। चाइना ने जिस वक्त ताइवान पट्टे पे चला गया था, फैक्ट्रियां वहाँ लगी, इन्होंने लेबर अपनी सारी की सारी उधर डेवलप की और कहा कि भाई आप भेज दीजिए इधर। उन्होंने वहाँ से जो कुछ सीखा, वो फैक्ट्रियां मुख्तलिफ मुल्कों से आके लगी किस बुनियाद पे, लेबर मौजूद थी, टेक्नीशियन मौजूद थे, टेक्निकल स्टाफ मौजूद था, जभी तो दुनिया ने आकर के फैक्ट्रियां लगाई। वरना अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क से लेकर के लेबर को जाऊंगा, टेक्निकल स्टाफ को लेके जाऊंगा, इंजीनियर्स को लेके जाऊंगा, अब तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि मेरी बनने वाली चीज़ की कीमत वो कितनी बढ़ जाएगी। तो ये काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा और बहुत अशद ज़रूरत है। थैंक यू इस्माइल इब्राहिम साहब, थैंक यू फारूक साहब, थैंक यू फरहान साहब। अ वेरी वंडरफुल डिस्कशन हेल्ड टुडे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ ऑडियंस ने भी काफ़ी लर्न किया होगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्विकली प्लीज़। जी सर फरहान सर से क्वेश्चन है कि जैसे ये पावर सेक्टर्स हैं, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग फर्नेस ऑयल पे इतना क्यों डिपेंडेंट है सर? कोल की तरफ हम क्यों नहीं आते एज अ ऑल्टरनेट सोर्स? अब तो कोल की तरफ जाना शुरू कर दिया है और फर्नेस ऑयल की तरफ क्यों डिपेंडेंट हैं, तो वो तो अब जो फैसला लेने वाले लोग हैं उनके बेनिफिट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। इतनी तल्ख बातें आप कराएंगे ऑन कैमरा तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये कि इसकी वजह एक यही है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक पावर सेक्टर के हवाले से एक बात कहूँगा, और
जो है मैं तजुर्बे के हवाले से कहूँगा कि आज 2021 में हम बैठे हुए हैं और पुराने जो डील्स हुई हैं उसके ऊपर अगर हम कमेंट करेंगे ना तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। उस वक्त आपकी जो कैपेसिटी थी वो इतनी नहीं थी कि आप मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकें, इसीलिए उनको इंसेंटिव्स दिए गए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर वो जो इंसेंटिव्स दिए गए उसमें फ़ायदे उठाए गए, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात भी बता दूं कि नेपरा ने सीखा बहुत है। आप अगर एक पिछले 10 साल नेपरा की परफॉर्मेंस भी देखें, जिस तरीके से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म करना शुरू की हैं, नेपरा ने कैपेसिटी पेमेंट्स हो गई, आपकी जो है वो पास थ्रू आइटम्स हो गए, तो उन्होंने सीखा है। पहले ईपीसी कॉस्ट इंटरनेशनल जो है वो उनसे कॉन्ट्रैक्टर्स से लेकर जो है वो दे दी जाती थी, नेपरा मान लेता था। अब नेपरा ने भी जो है वो, अगर आप उनकी हियरिंग्स में जाएं और बल्कि आप टैरिफ के जो लेटेस्ट इनके वो हैं जो ऑर्डर्स हैं वो निकाल लें, उसमें जो डिस्कशन होती है उसमें आप पढ़ेंगे तो उन्होंने किस तरीके से दूसरे मुल्कों से कंपेयर किया है, तो फ़ायदा हुआ है। और अब आप देख लीजिए कोल के भी प्लांट्स लग रहे हैं और वो भी आगे जाकर इंशाल्लाह बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सर। प्लीज हैव अ गुड हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पीकर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू उसामा। Thank you, Aman Raza. Without wait, क्योंकि हम already short of time, I invite Dr. Saqib Saab on the stage. He is a seasoned educationalist. He has over 20 years of experience in the education sector. He has laid the foundation stone of the number of education institutions, and he is author of number of education books as well. So I invite Mr. Dr. Saqib Saab on the stage. Give a bit of applause. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितनी मज़बूत और ठोस गुफ्तगू यहाँ पे हो चुकी है, आई डोंट थिंक माई सेल्फ टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम, लेकिन ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ इस्लामिक स्टडीज़ से है और मेरी अप्रोच हर चीज़ को देखना एक ख़ास ज़ाविया होता है। मैं उसी चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो आई लाइक टू बी ब्रीफ। जो पहली चीज़ मैंने महसूस की गुफ्तगू में, बस थोड़े से मैं ग्लिम्स शेयर कर दूँ, देन आई विल कम टू माय ओन डिस्कशन। जिस तरह की गुफ्तगू थी, जिस तरह का सलूशन पेश किया जा रहा था, मैं ये तसव्वुर कर रहा था कि हमारे नौजवान एक शावर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, तो शायद अभी वो आने वाले होंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन उनको आना चाहिए था। सेकेंडली, जब हम करेंसी लेस पे बात करते हैं तो हम इस्माइल भाई ने इस पे काम किया होगा, स्टडीज़ भी की होंगी। जो हमारी करेंसी इस्लामिक रही है और मलेशिया ने भी इसको प्रैक्टिस किया और आगे भी गया, और फ्यूचर भी यही होना है कि हम पेपर पे तो बाद में आए, जो पहले करेंसीज थी, तो लेट्स थिंक अबाउट दैट फॉर अ सर्टेन पोर्शन एज वेल। एक तबका है इकोनॉमिक्स का, इस्माइल भाई से शेयर करूँगा, हाँ, कि जो पेपरलेस करेंसी के अगेंस्ट बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रखते हैं, और मेरे उनसे समझें कि टीचिंग और लर्निंग का सेशन भी रहा है, और वो फॉरेन भी हैं, लोकल भी हैं। दूसरी बात ये कि यू ऑल आर प्रैक्टिकल पीपल, यू नो दिस थिंग कि थिंग्स आर अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप पीछे से आवाज़ आ रही थी, ग्रेजुअल होगा, तो अगर हमने कोई पॉलिसी, अगर हमने कोई सॉल्यूशन जो है वो तजवीज़ किया है, तो इट्स गुड टू स्टार्ट विथ समथिंग। आप 3 लोग कर लें, 2 लोग कर लें। जैसे हम स्कूल्स की हम बात करते हैं, हम एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो एजुकेशन इज़ ऑल प्रैक्टिकल, इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इन टर्म्स ऑफ के अगर मुझे कोई बात इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, इन सब्जेक्ट्स के हवाले से मेरा एक मफरूज़ा है, मेरा एक मफरूज़ा है, वो जब तक मैं उसकी एप्लीकेशन शो नहीं करूँगा, स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बाज़ सब्जेक्ट्स में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है। एनीवे, जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो हमें ये नज़र आता है, जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो पहले ही पेज पर
हमारे लेफ़्ट पे सूरतुल फातिहा और फिर हमारे बल्कि राइट पे सूरतुल फातिहा होती है और लेफ़्ट पे सूरतुल बकरा। पहला पेज है और पहला पेज में अल्लाह ताला ने बड़ी बेसिक्स बात की हैं और वो यही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, डर वालों के लिए हिदायत है। फिर एट्रीब्यूट्स बताए कि मुत्तकी कौन है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब नंबर 1, व यक़ीमूनस सलात नंबर 2। हमारा पर्सपेक्टिव मुत्तकियों का यहीं तक स्टॉप हो चुका है। हम उन्हीं लोगों को मुत्तकी समझते हैं, हम शायद सब शामिल हैं जो ईमानियात के हवाले से और इबादात के लिहाज से एक्सीलेंस रखते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का है, जिसको बारहा इस्माइल भाई ने भी हाईलाइट किया, वो इसका तीसरा एट्रीब्यूट है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और मुत्तकी लोगों की ये शान या उनका तरीक़ ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ज़कात यहाँ मुराद है, उलमा तो लेते हैं, लेकिन लेट्स गो बियॉन्ड दैट। लोगों के दुख को बांटते हैं, लोगों के परेशानियों में शामिल होते हैं और जितना उनको दिया जाता है उसको वो शेयर करते हैं। फिर आगे इन लोगों के बारे में फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इंग्लिश में हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, यू डू नो इट। तो उलाइका यहाँ पे इसी मायनों में है कि ये ही लोग कामयाब हैं और यही लोग फलाह पाएंगे। फलाह का भी कॉन्सेप्ट हमने शायद आखिर तक महदूद कर दिया है, बट एक्चुअली इट्स अ यूनिवर्सल टर्म। तो जब हम हमारा रिलीजन की अप्रोच अगर हम और आसान से समझें, सूरतुल माऊन को देखें तो फरमाया गया अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उसको नहीं देखा जो दीन को झुटला दिया, यानी जिसने आखिरत और जज़ा को झुटला दी। कौन है? उसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं है, कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट नहीं है। उसमें ये बताया गया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये वो खैर ख्वाही की निगेशन है, ये वो लोगों की जो सोशल एथिक्स की निगेशन है, जिसको अल्लाह ताला ने ऐसे हाईलाइट किया कि जो शख्स इनकी प्रैक्टिस में नहीं है वो हमारे इस्लाम की प्रैक्टिस में नहीं है। देखिए, नमाज एक बहुत ही ख़ासुल ख़ास अल्लाह ताला की एक इबादत है। सजदा जो जिसे हम कहते हैं, सजदा हम पेशानी रखते हैं अल्लाह ताला की, एक किब्रियाई की तरफ जाते हैं। कांस्टेंट थीम कुरान की है अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। इट मीन्स दैट द स्टेयर, जो स्टेप्स हैं अल्लाह की क्लोजनेस के, वो आते ही लोगों की खैर ख्वाही के साथ है। और हमारे दीन में जो अमीर रहा है, सहाबा कराम की भी मिसाल ले लें, उस्मान गनी की ले लें, अब्दुर्रहमान बिन औफ की ले लें, उनका एक अप्रोच ये थी कि मेरी अमारत और मेरी दौलत का फ़ायदा सिर्फ मुझे ना हो। और वो अमीर थे और उनकी अमीर होने का बेनिफिट सोसाइटी में फ्लोट करता था। एंड दैट आई पर्सनली फील कि द बेसिस ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स, जो इस्लामिक इकनॉमिक्स की बेसिस है एक्चुअली, जिसे आप लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ, जो शहादा जिस तरह से हमारे दीन की बुनियाद है, बिल्कुल इसी तरह हमारी फाइनेंशियल लाइफ की बुनियाद भी यही है। मेरे पास 5,000 का नोट है, मैंने कमाया है, मेहनत की है, लेकिन मेरे बिलीफ के मुताबिक मैं सिर्फ कस्टोडियन हूँ, इसका मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ही की रज़ा और उसके अहकामात के मुताबिक मुझे खर्च करना है। दैट इज़ द बेस ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स। यानी हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को जब तक हम इस्लामी मिजाज के मुताबिक नहीं लेकर आएंगे, वो प्रॉस्पेरिटी और वो सक्सेस नहीं मिलेगी। और इस्लामी मिजाज ये है कि आप अपने आप की ज़रूरत को सेक्रीफाइस करके लोगों की मदद करें। मैं जो समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में, चाहे मैं अपनी इंडिविजुअल की बात करूँ, हम सदका भी देते हैं, माजरत के साथ मैं सैलानी में ही मौजूद हूँ, कि हम गरीब को 8,000 रुपये देने के बजाय प्रेफर करते हैं बकरा ज़िबा करते हैं सदका का। रिलीजियस इसके टर्म्स होंगे, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन गरीब भूखा है, वो चाहता है मैं ठेला लगा दूं, वो ये चाहता है कि मेरे को फ्रेंच फ्राइज़ की मेरी शॉप लगा दें जिसकी 10 से 12, और मैं 4-4, 10-10 बकरे महीने ज़िबा कर रहा हूँ।
तो और मेरी जो नीयत क्या है कि मुझे मेरी बलाएं टलेंगी, मेरी मुसीबतें टलेंगी। थिंक ऑफ इंडिविजुअलिटी, जब ये कलेक्टिवनेस में ट्रांसफर होगी, देन ओनली वी कैन हैव द रिजल्ट्स ऑफ इट। यानी मैं इंडिविजुअल सतह पे मैं अपनी दौलत के हवाले से घर से शुरू होके पड़ोस, मोहल्ले और मैं सोसाइटी का सोचूं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं कोई ओहदे पर मौजूद हूँ। इस्लाम का मिजाज ये है। इस्लाम का मिजाज देखें, ट्रेड को क्यों अप्रिशिएट किया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे बैंक में पैसे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं और मेरे पास सूद मिलता है, मैं घर में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। यही बैंक का पैसा जब मैं मार्केट में लाता हूँ, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। दैट इज़ अ वेलफेयर एंड ऑफ द डे। और ज़कात की इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखिए हम वेलफेयर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेलफेयर का एक टर्म यूज़ करता हूँ। इसी इंस्टीट्यूशन में हम 20 तलबा ऐसे हमने रखे हैं कि जिनके पास घर में खाने को भी नहीं है, और आप लोग एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मैं लाजिम करता हूँ कि जो भी क्लास में आएगा 100 रुपये जमा करवाएगा यहाँ पे, और फिर मैं पढ़ाऊँगा, और ये 100 रुपये मेरी जेब में नहीं जाएंगे। हम उन 20 तलबा के घरों को पहुँचाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं, और मैंने लाजिम कर दिया जो 100 रुपये नहीं लाया वापस बाहर जाओ। दैट इज़ द सिस्टम ऑफ टैक्स, कि आप सोशल या वेलफेयर की बात कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। यानी इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं है, स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स नहीं है। आप में से अक्सर लोग ये बोलेंगे भाई जब पैसे नहीं थे उनको बुलाया क्यों, हमारा क्या कसूर है, हमसे 100 रुपये क्यों ले रहे हैं। कोई नीयत दिल से पैसे नहीं देगा। अगर मैं टैक्स का सिस्टम लगा दूं कि भाई आप जो कुछ कमाएंगे उसकी वेलफेयर स्टेट है मेरी, और उसमें 40% मैं वेलफेयर के लिए यूज़ करता हूं, ये जबरन मैं आपसे अगर लूँगा तो आपके दिल में हैट्रिट पैदा होगी उन लोगों के खिलाफ जिनके लिए आपका पैसा जा रहा है और हुकूमत जबरन ले रही है। इस्लाम की ब्यूटी ये है कि इसी पूरे कॉन्सेप्ट को ट्रांसफॉर्म किया सेंटिमेंट्स के साथ। और इस्लाम में ना सोशलिज्म कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, जैसे रशिया में हम जानते हैं करप्शन कोलैप्स क्यों हुआ, कि एक अमीर आदमी से भी जब सब दौलत ले गई तो उसने काम करना ही छोड़ दिया कि मेरा भी स्टेटस बराबर है, गरीब आदमियों के स्टेटस बराबर, मैं मेहनत क्यों करूं। कैपिटलिज्म में हम पूरा जकड़े हुए हैं। कहा जाता है कि 3 लोग 48 ममालिक से ज़्यादा अमीर हैं, और यह भी कहा जाता है कि आधी पॉपुलेशन सिर्फ 1% दौलत इस्तेमाल कर रही है। तो ये कैपिटलिज्म को हम देख लें, सोशलिज्म को हम देख लें, हम इस सिस्टम को देख लें, और इसके अगेंस्ट एक खूबसूरत निज़ाम सिर्फ हम सदक़ात का देख लें और ज़कात का देख लें। मैं अगर 1 लाख रुपए पे 2,500 देने तकलीफ़ नहीं होगी, अगर मैं बिलियन हूँ तो फिर ज़कात देने में थोड़ा जिगरा चाहिए होगा। और ये ज़कात मैं किसी को मतलब फोर्स की वजह से नहीं दूंगा। मुझे ये पता है कि आई एम बीइंग रिलीव फ्रॉम द सिवियर पनिशमेंट ऑफ हेयर आफ्टर, और मुझे पता है कि ये कर्ज़े हंसना है अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला ने कुरान में इसके लिए मेरे लिए एक ज़मानत दी है कि डबल भी मिलेगा, मग़फ़िरत भी होगी, बख्शिश भी होगी। तो मैं खुशी से दूंगा, मैं ढूंढ के लोगों की खिदमत करूंगा। ये है वो सिस्टम जिसमें दवाम है, और यही वो, अगर इस्लामिक हवाले से हम देखें, हर उस चीज़ की एप्रिसिएशन है कि जिसमें हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी सोसाइटी में ग्रोथ है। अल-कासिम हबीबुल्लाह कहा गया, और ये कहा गया कि फ़राइज़ के बाद जो है मेहनत हलाल रोज़ी कमाना ये फ़र्ज़ है, और इसका रिज़ल्ट आप सब जो हम डिस्कस करते रहे हैं वो वजह यही है कि बाहर निकलेगा, काम करेगा, 10 लोगों में रोज़गार फ्लोट होगा। इसी तरह नान नफ़क़े को भी फ़र्ज़ किया गया, निखट्टूपन को सजीद जो है ना डिसलाइक किया गया, और इसी बात को प्रेफर किया गया कि ये वाला हाथ इस वाले हाथ से बहुत बेहतर है। व्हाट इज़ ऑल इन ऑल। और ट्रेड को अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ ट्रेडर होगा, अप्रिशिएट किया गया। नहीं, घर नहीं बैठो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। वो सारा मैं समझता हूँ रेडियस सोशल हेल्थ वेलफेयर है। एक वो आइडियोलॉजी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में एक आइडियोलॉजी होती थी कि दौलत जो है कमाना बुरा नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स एक घर तक महदूद रहना बुरा है। इसको आगे फ्लोट होने की ज़रूरत है कि द मोमेंट हम इस आइडियोलॉजी को बाहर नहीं जाएं, हुकूमत की तरफ नहीं देखें, सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करें,
5 लोग इसको अप्लाई करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इस इकोनॉमिक्स की वर्थ क्या होती है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करें, होर्डिंग की बात करें, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हमें नज़र आता कि जिसके हवाले से हमारे पास ऑथेंटिक, डेफिनेट, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंस्ड गाइडलाइन मौजूद ना हो। हर चीज़ के हवाले से गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद है। मैं जो डिस्कशंस में नो डाउट, जैसे मैंने कहा कि इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग momentum of discussion and you all were experts and you spoke very well, but the point is कि let's come out of the box, डिस्कशन करना, डिस्कशन के बाद हम जो टीचर, आई हैव अ स्कूल्स, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 90+ schools around Pakistan, so we have discussion with teachers। उसमें ये नहीं होता, देखिए बच्चों की अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो उसके मसाइल ये हैं, उसके मसाइल ये हैं, अच्छा बच्चे ये नहीं करते, ओके दैट्स ऑल। दिस इज नॉट द केस। The second phase is always, okay, this are the case. Let's take at least first step for 2 months, for 1 month, and experience that. उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस्लाम में याद हमें तो यही सिखाया गया, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, और यही हकीकत है। जब हम इस अप्रोच पे आ जाएंगे, डू करने के बाद ही हैव होगा, तो जब हम डू ही नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी ख्वाहिशें रहेंगी, शायद वो ख्वाब बन जाएंगे और शायद वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। और अगर हमने प्रैक्टिकल, देखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें ना कि प्रैक्टिकल की अप्रोच कितनी ज़्यादा हाइट पे मिलती है। कोई सफ़ा पे आप रेडीली खड़े हो गए, इधर हुक्म मिला है, आप खड़े हो गए, अगर आप मफरूज़ों पे दें, प्लानिंग्स पे बात करें और अगर अब स्ट्रेटजीज़ पे बात करें, तो इट रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ टाइम कि किस तरह से होना है, कैसा होना है, क्या होना है, कैसा होगा। मैं बिला तमसील और बिला तफसील बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, इस्लाम में प्रैक्टिकल है। तो जो पॉलिसी, जो सजेशन और जो एलिमेंट आप फील करें, मेरी ज़ाती तौर पे दरख्वास्त ये है कि 4 लोगों को जमा करके एक प्रैक्टिकल नॉर्म्स का डेवलप हो जाए, तो उसका रिज़ल्ट सामने आता है। और इस्लाम का जो टेम्परामेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल वेलफेयर और लोगों की खैर ख्वाही है, और ये कम्प्लीटली मिसिंग है हमारी ओवरऑल लाइफ से। चाहे कोई मजहबी शख्स भी जब खिदमत करता है तो पहले वो ज़कात के मामला था, अगर ज़कात एप्लीकेबल होगी नहीं होगी तो हीला करके ज़कात लगा देगा, लेकिन वो एक्चुअली अपने आप को रिलीव कर रहा होता है, उसके पर्सन में दूसरे लोग नहीं होते। तो हमें आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम लगाना है अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में, जो क्या है कि लोगों के साथ भलाई, लोगों के साथ अच्छा सलूक, और दूसरी बात कि जो भी हमारे पास जहन है, जो चीज़ को हम महसूस करते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर अगर हम खड़ा कर देंगे तो उसी के बाद पता चलेगा ये कितना एप्लीकेबल है या नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमारी एजुकेशन में होती हैं कि हम हेड ऑफिस से, मैंने अपना ज़ाती स्कूल खोलना पड़ा मुझे, वी हैड R&D एंड और हमने 2 साल तक R&D की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बताया। हम बहुत अच्छी बड़ी, हम समझें कि हम जन्नत में रहकर प्लानिंग करते थे कि बच्चे बड़े फरिश्ते हैं, चुपचाप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर बहुत पढ़े लिखे हैं और एडमिशन बहुत सारे जाते हैं। व्हेन आई ओपन माई ओन स्कूल, देन आई फाउंड माई ऑल नॉट 70% ऑफ माई प्लानिंग वर फ्लॉप, बिकॉज आई नेवर केम इन टू द एरेना। मैं अखाड़े में आया ही नहीं था, मुझे पता चला कि एक्चुअली सूरत डिफरेंट है। तो सम टाइम इट हैपन्स कि हमारी प्लानिंग बहुत खूबसूरत हो रही होती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ भी शायद उसको इंडोर्स करती हैं, कभी उसको निगेट कर देती हैं। आई एम हाईली ग्रेटफुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिली, दो आई वाज लेट, और मैं समझता हूँ कि इसका तसलसल होना चाहिए और तसलसल बहुत लेट ना हो, और जो इश्यूज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, आई फाइंड कि एक गैप है हमारी यंग जनरेशन्स में, और अखबार पढ़ के, सोशल मीडिया देखकर हम सिर्फ एक इम्प्रेशन को ही अडॉप्ट कर रहे होते हैं। मेरे ज़ाती तौर पे बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ और कन्फ्यूजन्स क्लियर की फ़ारूक भाई ने, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपको शुक्रगुजार हूँ। लाइक आई वॉज हैविंग entirely different version of some things. I will not disclose it, but when the discussion held in very fruitful manner, मेरी अपनी सोच बहुत रीओरिएंट हुई है
ज़ाती तौर पे। तो इट मीन्स देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल लाइक मी कि जो मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट किए हुए हैं, जब चीज़ें फ्लॉट होंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह। Thank you, Dr. Saab. Please stay on the stage. We have few mementos for our panelists and guests. Mr. Ahmad Reza Parekh, for the session moderator. Dr. Saab की तरफ से अगर memento दिया जाए. Mr. Farhan Iqbal, our panelist. CFO at Group of Companies. He is also a member of our Supreme Council. Mr. Ismail Ibrahim Saab, the pioneer of Grow Pakistan by 1%. Mr. Farooq Rashid Saab, And I would like to request Mr. Osama, Vice President, National, to present memento to Mr. Dr. Saqib Khan. Muhammad Osama to Dr. Muhammad Saqib Khan. on behalf of Selani, I invite Zuneb and Mr. Ahmad Reza Parekh to come on the stage and get the momentum. Thank you all of you. We have arrangement of refreshments outside. Thank you everyone. Jazakallah.